All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. And this is going to be historic. 10,000 students. वैसे मैं 5,000 कह रहा हूं, 5,000 लेके चलते हैं, लेकिन अंदर है कि 10,000, पर फिर भी फॉर एवरीबडी टू लिसन टू, 5,000 लोग 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करेंगे मेरे पढ़ाए हुए. ये हिस्टोरिक थिंग होने वाला है एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस. और हम लोग ये सेशन कितने मस्त तरीके से कर रहे हैं ना. 10 बजे एग्जामो चैनल पे जो सेशन कर रहे हैं वोकैबुलरी और लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, और 2 बजे पूरे ग्रामर को 20 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं. और अभी इतना अच्छा लग रहा है जो मैसेजेस आपने भेजे हैं. जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अभी 1 मिनट में शेयर कर दूं. थोड़ा सा सेशन शेयर करना जरूरी है ताकि लोगों तक पहुंच जाए. बहुत लोग जो हैं सोए भी रहते हैं ना, तो जब तक उनको जगाओ नहीं तब तक वो कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहते हैं. तो ऐसे लोगों को जगाना बहुत जरूरी होता है. चलिए, तो मैंने सेशन शेयर कर दिया है, ठीक है. तो भाई चलिए, तो बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर क्या गजब है कि आपने ठीक ही कहा था कि पहले जो 9 वीडियो है देख लें. मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि जो 9 वीडियो है, 9 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर. प्लेलिस्ट का नाम क्या है? ग्रामर ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर वो 9 वीडियो आप देख लेंगे ना, तो उस 9 वीडियो को देखने के बाद ही आपको लगेगा कि समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग. कुछ जादुई तो हो ही रहा है, क्योंकि जिस चीज को आज 15 साल तक आप नहीं समझ पाए, बड़े आसानी से सब कुछ समझ में आ गया कि वास्तव में इंग्लिश जो है बहुत आसान है. और इंग्लिश इज ऑल अबाउट दीज 5 थिंग्स. इंग्लिश इन्हीं 5 चीजों के बारे में तो है. अभी तक क्या है? नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल है और एडजेक्टिव और क्या क्या करते आए थे, और उस जाल में, उस उलझन में अब तक उलझे हुए हैं. देयर इज नो क्लैरिटी, नो कॉन्फिडेंस अबाउट योर इंग्लिश. और जब आपने वो सिर्फ 9 वीडियो देखा, आपको समझ में आया कि ओ वास्तव में इंग्लिश बहुत आसान है. इट्स वेरी वेरी इजी एंड इट्स ऑल अबाउट दीज 5 थिंग्स. इन्हीं 5 चीजों के बारे में है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल. समझ में आया ना? और आपके जो मैसेजेस थे उसको पढ़ के मैं गदगद हुआ. आपने कहा कि वाकई सर अब समझ में आ गया कि वास्तव में यही 5 चीजें हैं, और अब आपका क्लास भी समझ में आने लगा है. तो लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मैसेज क्या आया कि सर अभी भी हम 9 वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. 20 दिन में उस्ताद बन जाओगे, 20 दिन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. टियर 1 के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ. टियर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन कर लोगे, ये दावा है. लेकिन आपको जो मैंने कहा है कि पहले 9 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास को फॉलो करिए, वो करना ही पड़ेगा. कुछ लोगों ने कहा कि क्या सर वो बिना देखे नहीं होगा? नहीं होगा. उसको 9 वीडियो पहले देख लीजिए. कितना टाइम लगता है? 3 घंटा लगता है 9 वीडियो देखने में. अगर 1.5 गुना स्पीड से देखेंगे तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा. 9 वीडियो ही तो है. जैसे मिर्जापुर सीरीज खत्म कर देते हो वैसे खत्म करो ना 9 वीडियो को 3 घंटे में. 1.5 के स्पीड पे जाके देखो. और हाँ, जब आप उसको देख लिए और जब आपका मैसेज आया तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन हुआ कि यस, आई एम डूइंग समथिंग मैजिकल. और हमने पिछले 2 क्लासेस में ये पूरा देख भी लिया कि किस तरह से कोई भी इंग्लिश में आप बात कहते हैं, कुछ भी इंग्लिश में लिखा बोला जाता है, बेसिकली वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बना होता है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, जिसमें ये दोनों बड़े जरूरी हैं. सब्जेक्ट और वर्ब. किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कोई भी बात लिखनी, बोलनी होती है, उसमें ये 2 चीजें जरूर होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब. ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो ये सारा तो आपको क्लियर हो गया, है ना? अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है. तो अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए उसको, ठीक है? और देखिए, पूरा का पूरा इंग्लिश ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब भी आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? इनके बारे में पढ़ना है. जब भी आपको वर्ब कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है तो 100+ फॉर्म्स होते हैं वर्ब कंपोनेंट के. इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से, अभी बताएंगे. तो जब वर्ब कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. ऑब्जेक्ट के बारे में इन्हीं 6 चीजों के बारे में. कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये नाउन इक्विवेलेंट्स हैं और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स ये काम करते हैं. एडवर्बियल के रूप में ये काम करते हैं. मैंने आपको दिखा दिया है कि सेंटेंसेस में कि किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल काम करते हैं. आपको इनकी पहचान भी हो गई है, ठीक है? जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उन तक अब तक जादू पहुंचा नहीं है. जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको जादू पहुंच गया है. और पूरा इंग्लिश जो है, अगर आप देखें तो 70,000 शब्दों से मिलकर बना है, 70,000 वर्ड से, जो 9 तरह के हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब
4 तरह के क्लॉज, फ्रेजेस, क्लॉजेस, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये समझ में आ गया। सेंटेंसेस भावार्थ के आधार पर 5 तरह के, और रचना के आधार पर 2 तरह के, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, मल्टीपल में एक से अधिक क्लॉज, 2 या 2 से अधिक क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, मेन क्लॉज और मेन क्लॉज जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़े होते हैं। और देखिए इंग्लिश बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के ऊपर ये पूरा इंग्लिश हो जाता है, सेंटेंसेस हो जाते हैं, पूरी बात कहते हैं वो। और इसके नीचे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किसी सेंटेंस को बनाने वाली इकाइयां हैं। और ये जो नीचे की चीजें यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, 4 तरह के फ्रेजेस, ये 9 तरह के वर्ड्स, ये बेसिकली बनाते क्या हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं, 5 बड़े पुर्जे बनाते हैं, जिनका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। और यही 5 चीजें जो है क्या होती हैं, यही 5 चीजें मिलकर के किसी भी सेंटेंस को, किसी भी क्लॉज को या पूरे इंग्लिश को बनाने का काम करती हैं। और इन 5 के अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप अभी तक थोड़ा बहुत जानते हैं, वैसे तो जानते नहीं है, किताबें भी वैसे ही हैं और आपका गाइडेंस भी ठीक नहीं है। बिलीव मी, अगर गाइडेंस सही होता, किताब अच्छी होती ना, अब तक आप इंग्लिश के उस्ताद होते। ठीक है, तो मैं जानता हूँ अच्छा नहीं है बहुत। तो जो भी अब तक आप पढ़े हुए हों, कुछ नाम सुना होगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये इंटरजेक्शन है, तो आप देखेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत सीखें वो सब इसी के अंदर घुसा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल के अंदर। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 20 दिन आपके जीवन का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होने वाला है। इसके बाद आप यही नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। तो इतना सब कुछ समझने जानने के बाद, बहुत लोग जो अभी समझे जाने नहीं है वो देख लीजिए, क्योंकि अब तक जादू आप तक पहुंचा नहीं है। जो 9 वीडियो है उसको कंप्लीट कर लीजिए और पिछले 2 लेक्चर्स देख लीजिए, मजा आ जाएगा। इंग्लिश का सारा रहस्य इन्हीं 2-3 दिन में खुल जाने वाला है आपका पूरा। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, राइट। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए भाई, ये जो वर्ब है 12,500 वर्ब्स हैं, ठीक है, 12,500 वर्ब्स हैं। वर्ब वर्ड्स कितने हैं, 12,500 है। आपने 3 तरह का पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कि ये वर्ब्स जो हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब, है ना। और मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब 18, इंट्रांजिटिव वर्ब 8,000, 8,000, ट्रांजिटिव वर्ब 8,000, ठीक है। लेकिन वर्ब का फंक्शन अगर काम करें, अगर वर्ब हम, ये जो वर्ब है 12,500 वर्ब्स हैं, अगर हम इनके काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब हमने उसमें पढ़ाया था 9 वीडियो में कि कब उसको फाइनाइट बोलते हैं, कब उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। हमने ये भी पढ़ लिया है उन 9 वीडियोस के अंदर कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स कब बोलते हैं किसी वर्ब को, अब फाइनाइट कब बोलते हैं। तो भाई देखिए, कोई भी सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का आना जरूरी है, एक वर्ब कंपोनेंट का आना जरूरी है। बाकी ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट का आना और एक वर्ब कंपोनेंट का आना जरूरी है। और एक चीज ये भी कि ये सब्जेक्ट जो है ना, इस वर्ब कंपोनेंट को क्या करता है, गवर्न करता है, शासन करता है, लिमिट करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, आपने सिंगुलर, तो इसको भी सिंगुलर के हिसाब से होना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो इसको प्लूरल के हिसाब से होना पड़ता है। तो देखिए सब्जेक्ट का इसके ऊपर क्या हुआ है, गवर्नेंस है, शासन है। सब्जेक्ट अपने हिसाब से वर्ब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लिमिट करता है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट, इसीलिए इसको हम लिमिटेड वर्ब या फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्यों लिमिटेड और फाइनाइट, क्योंकि ये लिमिटेड होता है, फाइनाइट या कंट्रोल्ड होता है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा। और इस चीज को आप एक दूसरे नाम से भी जानेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा और आप जानते भी होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, कॉन्कॉर्ड होता है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को सिंगुलर के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब को भी प्लूरल के हिसाब से होना पड़ता है। तो इस यहाँ जो वर्ब कंपोनेंट के रूप में जब भी कोई वर्ब काम करता है, तब हम उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये जो वर्ब कंपोनेंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको फाइनाइट वर्ब भी बोलेंगे। ये फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब बोलने के पीछे का कारण आपको पता चल गया। इसको फाइनाइट वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ब कंपोनेंट हमेशा सब्जेक्ट द्वारा कंट्रोल्ड, फाइनाइटेड, लिमिटेड रहता है। फाइनाइट या लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए वर्ब जो है फाइनाइट कब कहलाएगा, जब वर्ब कंपोनेंट का काम करे, जब क्या हो, सब्जेक्ट के साथ आए, सब्जेक्ट के साथ आए और वर्ब कंपोनेंट का काम करे, तो वहां आप उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। लेकिन नॉन फाइनाइट कब बोलेंगे आप, तो नॉन फाइनाइट, ये सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने, फिर भी अभी शुरू करने के लिए मैंने बोलना शुरू किया है, ठीक है। तो
नॉन फिनाइट कब काम करता है? तो जब कोई वर्ब नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करने लगता है ना, तब वो क्या कहलाता है? नॉन फिनाइट कहलाता है। तो फाइनाइट वर्ब के 100 फॉर्म्स हैं, लेकिन नॉन फिनाइट के रूप में उसके कितने फॉर्म्स हैं? 15 रूप है, 15 फॉर्म्स। तो आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ब जो है नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, और तब हम उसको नॉन फिनाइट कहते हैं। नॉन फिनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि तब उसके ऊपर किसी का शासन या सरकार या कंट्रोल नहीं रहता है ना। जब वो वर्ब कंपोनेंट का काम करता है तब तो सब्जेक्ट उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसको फिनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब वो वर्ब कंपोनेंट का काम नहीं करता, वर्ब किसी दूसरी चीज के रूप में काम करता है, नाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, तब वो नॉन फिनाइट है, क्योंकि फिनाइट लिमिटेड नहीं है, उसके ऊपर सब्जेक्ट का शासन नहीं है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि फिनाइट और नॉन फिनाइट। जैसे मैं लिखता हूं कि आई स्मोक सिगरेट, आई स्मोक सिगरेट्स। तो यहां पे देखिए जो स्मोक है वो क्या है? वर्ब कंपोनेंट है, ठीक है, ये है सब्जेक्ट। अगर हम यही लिखते कि शी स्मोक ना लिखते तब, अब आगे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ फिनाइट वर्ब जो है ना उसमें एस लग जाता है जब क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो शी स्मोक्स सिगरेट्स। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये फिनाइट वर्ब के एग्जांपल हैं, ये और ये क्या है? फिनाइट वर्ब के एग्जांपल है। तो फिनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट द्वारा क्या है? गवर्नड है, कंट्रोल्ड है। लेकिन मैं अगर लिख दूं यहाँ पे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल, केवल मान लीजिए इतना लिखता हूं कि स्मोकिंग जो है हानिकारक है, तो देखिए ये है फिनाइट वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है फिनाइट वर्ब, ये है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ फिनाइट वर्ब तो इज है, लेकिन स्मोक मतलब पीना, धूम्रपान करना वर्ब होता है। काम यहाँ क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के रूप में हमेशा कौन आता है? कोई नाउन ही आ सकता है या नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो स्मोकिंग है नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो ये नॉन फिनाइट का एक एग्जांपल है, समझ रहे हैं। उसी तरह मैंने लिखा आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं। तो यहाँ पे ये वर्ब कंपोनेंट है, फिनाइट वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको ये भी बताया, पीछे दिखाया मैंने कि किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब वर्ब कंपोनेंट में ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो उसके बाद कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब ये आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं, ये मैंगोज क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम ये लिख देते कि आई लाइक टू डांस, मैं डांस करना पसंद करता हूं, या आई लाइक डांसिंग, या आई लाइक बीइंग प्रेस्ड, कि मैं प्रशंसा किया जाना पसंद करता हूं। तो अब देखिए क्या है ये? डांस मतलब नृत्य करना, डांस करना, वर्ब वर्ड होता है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, वर्ब वर्ड होता है। लेकिन ये वर्ब वर्ड्स के ऐसे फॉर्म्स हैं जब वो नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं पसंद करता हूं, आई लाइक क्या? मैंगोज, आम, ऑब्जेक्ट, नाउन है। आपको पता है इसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा? नाउन ही होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन इक्विवेलेंट ही आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो मैंगोज है वो नाउन है। टू डांस, मैं पसंद करता हूँ क्या? नाचना, तो टू डांस भी क्या है? नाउन है। आई लाइक डांसिंग, मैं नृत्य करना पसंद करता हूँ, डांसिंग भी नाउन है। आई लाइक बीइंग प्रेस्ड, मैं प्रशंसा किया जाना पसंद करता हूँ, तो बीइंग प्रेस्ड भी क्या है? नाउन है। तो मैंगोज, टू डांस, डांसिंग, बीइंग प्रेस्ड, सबके सब नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि डांस, डांसिंग, बीइंग प्रेस्ड क्या है? ये वर्ब वर्ड्स हैं, काम किसका कर रहे हैं? नाउन का। ये नॉन फिनाइट के एग्जांपल्स हैं। और लाइक यहाँ सब्जेक्ट के साथ जो आने वाला वर्ब कंपोनेंट है वो क्या है? फिनाइट वर्ब है। तो लाइक फिनाइट वर्ब है, और ये टू डांस, डांसिंग, बीइंग प्रेस्ड ये क्या है? नॉन फिनाइट के एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसको डिटेल में हमने 9 वीडियो में समझाया है, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि आई हैव फॉरगॉटन, या आई फॉरगॉट, मैं भूल गया वो चीज, दैट। बताइए इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है ना। ये क्या है? वर्ब कंपोनेंट या फिनाइट वर्ब कह सकते हैं इसको, फिनाइट वर्ब है कि नहीं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पता है क्या आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा कोई ना कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही आ सकता है, और कोई तो आ नहीं सकता। तो अगर हम कहते हैं कि आई फॉरगॉट
हैविंग लेंट मनी फ्रॉम हिम। हैविंग लेंड मतलब उधार दे, सॉरी हैविंग लेंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना। तो देखिए आई फॉरगॉट हैविंग लेंट, मैं भूल गया हैविंग लेंट उधार दे चुका हुआ पैसा टू हिम, उसको। तो उसको पैसा उधार दे चुका होना मैं भूल गया, मैंने उसको पैसा उधार दिया था, वो चीज मैं भूल गया। तो ये देख रहे हैं ना, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फॉरगेट मतलब भूलना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई ना कोई नाउन इक्विवेलेंट ही आएगा। तो आई फॉरगॉट दैट, आई फॉरगॉट दिस, कुछ ना कुछ नाउन इक्विवेलेंट आएगा। आई फॉरगॉट योर बुक, मैं तुम्हारी किताब भूल गया, कुछ ना कुछ। आई फॉरगॉट हिम, मैं उसको भूल गया। यहाँ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन इक्विवेलेंट ही आता है। तो ये जो लिखा है ना कि आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, हैविंग लेंट मनी टू हिम, उसको पैसा दे चुका होना, ये भी एक नाउन ही है। और ये नाउन लेंड क्रिया से बने, लेंड मतलब उधार देना, वर्ब। यहाँ वर्ब नाउन का काम कर रहा है। और ये जो हैविंग लेंट मनी टू हिम, ये एक नॉन फिनाइट का एग्जाम्पल है। और नॉन फिनाइट के 15 रूप होते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं। कोई ट्रांजिटिव वर्ब जब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह के? 3 तरह के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग। तो जितने ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके कितने नॉन फिनाइट फॉर्म्स होते हैं? 15। 15 में से देखिएगा 6 फॉर्म किसका होता है? इन्फिनेटिव। 6 फॉर्म्स को इन्फिनेटिव बोलते हैं। 4 फॉर्म्स को जीरंड बोलते हैं, 4 फॉर्म जीरंड के हैं। और 5 फॉर्म्स जो हैं वो पार्टिसिपल्स के होते हैं, ये पार्टिसिपियल फॉर्म्स है। सबका नाम भी है, जैसे इन्फिनेटिव के 6 रूप हैं, उनका अपना अपना नाम भी है। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनेटिव, सिंपल जीरंड, सिंपल पैसिव जीरंड, परफेक्ट पैसिव जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये 15 फॉर्म है नॉन फिनाइट के। अब ये जो 6 इन्फिनेटिव फॉर्म आप देख रहे हैं, एक हमने वर्ब लिया सेल। सेल मतलब क्या होता है? बेचना। तो हमने देखा कि सेल के ये 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो इन्फिनेटिव्स हैं, यहां तक ये इन्फिनेटिव्स हैं, ये आपका 4 जीरंड है, और इसके नीचे ये 5 क्या है? ये पार्टिसिपल फॉर्म्स है। तो ये जो 6 हैं इन्फिनेटिव फॉर्म्स, ये नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, ये जो 4 जिरंडियल फॉर्म्स दिख रहे हैं, ये आपको सिर्फ नाउन का काम करते हैं। और ये 5 रेड से जो पार्टिसिपल फॉर्म लिखा है, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और ये एडवर्ब का काम करते हैं। तो नॉन फिनाइट फॉर्म वर्ब का होता ही क्या है? नॉन फिनाइट फॉर्म होता ही वर्ब का वह फॉर्म है जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, तभी उसको हम नॉन फिनाइट बोलते भी हैं। तो किसी भी वर्ब के ऐसे फॉर्म्स, ऐसे रूप, जब वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करे तो नॉन फिनाइट कहलाता है। तो नॉन फिनाइट के 15 रूप हो सकते हैं। और किस तरह के वर्ब के? जब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके 15। और अगर नॉन ट्रांजिटिव, अगर इनट्रांजिटिव होगा, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है कोई, जैसे यहाँ की डांस हमने लिया, डांस मतलब नाचना, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। और आपको पता है इनट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर कोई लिंकिंग वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके 15 फॉर्म नहीं, उसके सिर्फ कितने होंगे? 9 फॉर्म्स होंगे। क्यों 9 फॉर्म्स होंगे? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो देखिए पैसिव वाला फॉर्म काट दिया गया है, इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगा। तो इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के चूंकि पैसिव फॉर्म्स नहीं होंगे, तो पैसिव फॉर्म अगर निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 15 में से 6 पैसिव फॉर्म निकाल दीजिए, बचा कितना? 9। तो इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के सिर्फ 9 ही नॉन फिनाइट फॉर्म्स होते हैं, जबकि किसी ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे सेल मतलब बेचना, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आप 15 फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो 15 फॉर्म्स इंग्लिश में क्या है और उसका एक टेंटेटिव मीनिंग, आसपास उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो सकती है, वो हमने लिखा है। तो देखिए पेड बैच का अलग मजा है। पेड बैच में क्या होता है कि पेड बैच 100 दिन का होता है, और पेड बैच में क्या होता है कि 80 लेक्चर्स होते हैं। तो इसकी मैं 3 दिन लगातार इसकी केवल प्रैक्टिस ही कराता हूँ, मतलब पढ़ाने का बिल्कुल अलग तरीका है। लेकिन यहाँ पे 20 दिन में हमें कोर्स खत्म करना है, तो हमारे पास कोई लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि हम आपको आराम आराम से पूरा पढ़ा के रिवाइज कराएं, ये कराएं, उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कराएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपने एंड से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो मैंने जैसे कहा कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के 15 नॉन फिनाइट फॉर्म्स होंगे। जैसे देख लीजिए, सेल, सेल मतलब बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड।
तो इसमें थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है और फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है जब आप उसका नॉन फिनिट फॉर्म लिखते हैं। तो जैसे कि अगर इसके 6 इन्फिनेटिव फॉर्म्स देखें तो टू सेल मतलब बेचना, टू बी सोल्ड बेचा जाना या बेच दिया जाना, टू हैव सोल्ड बेच चुका होना, टू हैव बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना, टू बी सेलिंग बेच रहा होना, टू हैव बीन सेलिंग बेच रहा होना कुछ समय से। और ध्यान दीजिएगा बेचना एक्टिव है और बेचा जाना पैसिव है, बेच चुका होना एक्टिव है, बेचा जा चुका होना पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव यहीं से बेसिकली आपको समझ आएगा, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है उसकी यही बेसिक समझ आएगी। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे ना, आप देखिए सिंपल इन्फिनेटिव फॉर्म टू सेल बेचना ये एक्टिव है, और जैसे ही सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव हुआ तो टू बी सोल्ड बेचा जाना, ये बेच दिया जाना पैसिव हो गया। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सोल्ड बेच चुका होना, जब उसका पैसिव फॉर्म देखते हैं तो परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना। अब ये जो जानकारी है कि टू सेल का पैसिव टू बी सोल्ड, टू हैव सोल्ड का पैसिव टू हैव बीन सोल्ड, और हिंदी में कहें तो बेचना का पैसिव बेच दिया जाना और बेच चुका होना का पैसिव बेचा जा चुका होना। जैसे ये समझ विकसित होती है आपकी, डेवलप होता है, ये चीज आत्मसात करते हैं, वैसे ही एक्टिव पैसिव चुटकी में खत्म हो जाता है, चुटकी में बनाएंगे। एक्टिव पैसिव के आप उस्ताद होंगे, बल्कि आप ऐसा सवाल बना देंगे कि लोगों से नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगा कई लोगों से, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप उसको चुटकी में बना देंगे एक्टिव पैसिव का। तो नॉन फिनाइट का बड़ा एक्सटेंसिव यूज है, इसलिए इसकी बहुत जानकारी होनी, समझ होनी बहुत जरूरी है। अब उसी तरह से 4 जिरेंडियल फॉर्म्स हैं, और जो जिरेंडियल फॉर्म्स हैं 4 वो सिर्फ नाउन का काम करते हैं, इन्फिनेटिव, जबकि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों का काम करता है। अब ये कैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करता है वो मैं दिखाऊंगा अभी। ये 4 जो जिरेंडियल फॉर्म्स हैं वो नाउन का काम करते हैं, कैसे करते हैं ये भी दिखाऊंगा मैं। और ये 5 पार्टिसिपल फॉर्म्स एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। फिलहाल आप देखिए 4 जिरेंडियल फॉर्म्स क्या हैं। सिंपल जिरेंड सेलिंग बेचना, उसका पैसिव फॉर्म बीइंग सोल्ड बेच दिया जाना। परफेक्ट जिरेंड है हैविंग सोल्ड बेच चुका होना, परफेक्ट का मतलब काम खत्म, बेच चुका होना हैविंग सोल्ड। अब उसका पैसिव फॉर्म क्या है, हैविंग बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना। पार्टिसिपल फॉर्म देखिए, इंग्लिश का फॉर्म सेम है लेकिन अर्थ अलग है, काम अलग है। देखिए सेलिंग बीइंग सोल्ड, नीचे भी पार्टिसिपल फॉर्म भी वही है, सेलिंग बीइंग सोल्ड। जिरेंड में था हैविंग सोल्ड हैविंग बीन सोल्ड, वो पार्टिसिपल में भी है हैविंग सोल्ड हैविंग बीन सोल्ड। तो जिरेंडियल फॉर्म 4 और 4 पार्टिसिपल फॉर्म दोनों सेम है। आप देखिए ब्लू वाले और रेड वाले फॉर्म सेम है, लेकिन देखिएगा काम बहुत अलग है। जिरेंड नाउन का काम करता है जबकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, प्लस अर्थ भी दोनों का अलग अलग है। जैसे सेलिंग का अर्थ है बेचना, बीइंग सोल्ड बेच दिया जाना, हैविंग सोल्ड बेच चुका होना, हैविंग बीन सोल्ड बेचा जा चुका होना। जिरेंड में ये मीनिंग आ रहा है हिंदी में, जबकि ये आप अगर इसको क्या देखें, इसकी मीनिंग आप पार्टिसिपल फॉर्म में देखें तो क्या आ रहा है, बेच रहा, बेचा जा रहा, बेच चुका हुआ, बेचा जा चुका हुआ, बेचा गया। डिफरेंस इन मीनिंग एज वेल। तो ये है। अब जैसे मान लीजिए सेल है ना, अब सेल की जगह हम कहते हैं कि कोई दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब ले लीजिए। सेल की जगह हम ले लेते हैं लेट्स से टीच। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो क्या हो जाता, टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना, टू हैव टॉट पढ़ा चुका होना, टू हैव बीन टॉट पढ़ाया जा चुका होना, टू बी टीचिंग पढ़ा रहा होना, टू हैव बीन टीचिंग पढ़ा रहा होना कुछ समय से। जिरेंडियल फॉर्म क्या होता है उसका, टीचिंग पढ़ाना, बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टीचिंग टीच टॉट टॉट। तो टीचिंग पढ़ाना, बीइंग टॉट पढ़ाया जाना, हैविंग टॉट पढ़ा चुका होना, हैविंग बीन टॉट पढ़ाया जा चुका होना। पार्टिसिपल फॉर्म्स क्या होता है, टीचिंग पढ़ा रहा, बीइंग टॉट पढ़ाया जा रहा, हैविंग टॉट पढ़ा चुका हुआ, हैविंग बीन टॉट पढ़ाया जा चुका हुआ, टॉट पढ़ाया गया। अब जैसे मान लीजिए डू, डू मतलब करना होता है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके भी 15 फॉर्म्स होंगे, नॉन फिनाइट 15 फॉर्म्स। क्या, टू डू करना, टू बी डन किया जाना, टू हैव डन कर चुका होना, टू हैव बीन डन किया जा चुका होना, टू बी डूइंग कर रहा होना, टू हैव बीन डूइंग कर रहा होना कुछ समय से। डूइंग करना, बीइंग डन किया जाना, हैविंग डन कर चुका होना, हैविंग बीन डन किया जा चुका होना। उसी तरह से पार्टिसिपल फॉर्म्स, डूइंग कर रहा, बीइंग डन किया जा रहा, हैविंग डन कर चुका हुआ, हैविंग बीन डन किया जा चुका हुआ, डन किया गया। तो कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और 8000 ट्रांजिटिव वर्ब्स है, 8000 ट्रांजिटिव वर्ब्स है, तो उसमें से कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का अगर नॉन फिनाइट फॉर्म देखोगे तो कितने नॉन फिनाइट फॉर्म्स होंगे, 15, 6 इन्फिनेटिव, 4 जीरो और 5 पार्टिसिपल्स। अब मैं आपको दिखाता हूं किसी नॉन मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब के कितने फॉर्म्स होंगे नॉन फिनाइट फॉर्म्स, 9। और 9 क्यों होंगे आपको बता दिया, उसका पैसिव फॉर्म निकल जाता है। तो चलिए एग्जांपल के लिए, जैसे डांस एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसका हम नॉन फिनाइट फॉर्म देखते हैं। 9 क्या क्या होगा, टू डांस नाचना, पैसिव फॉर्म इसका होगा ही नहीं आपको। अब यहाँ पैसिव नहीं होगा मतलब पैसिव वॉइस भी इसका नहीं होगा। जो आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं,
तो वहां पे भी केवल ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में होता है उसी का पैसिव होता है, जिसमें इंट्रांजिटिव या लिंकिंग वर्ब होगा उसका पैसिव वॉइस वहां भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी से वहां पे है, तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव डांस, नाच चुका होना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। इसका कंटीन्यूअस इंफिनिटिव टू बी डांसिंग, नाच रहा होना। परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव टू हैव बीन डांसिंग, नाच रहा होना कुछ समय से। सिंपल जीरन डांसिंग, नाचना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। परफेक्ट जीरन हैविंग डांस, नाच चुका होना, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। पार्टिसिपल फॉर्म डांसिंग, नाच रहा, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग डांस्ड, नाच चुका हुआ, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। डांस, नाचा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब हम कहते हैं कोई और इंट्रांजिटिव या लिंकिंग वर्ब ले लीजिए। फॉर एग्जांपल बिकम मतलब बनना, एक लिंकिंग वर्ब है, इसके भी नॉन फिनिट फॉर्म्स कितने होंगे? सिर्फ 9 होंगे, इसके भी 15 फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। तो उसका बना के देखते हैं क्या होगा। टू बिकम, बनना, पैसिव नहीं होगा। टू हैव बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म उसका बिकम ही होता है। तो टू हैव बिकम थर्ड फॉर्म यानी बन चुका होना। टू बी बिकमिंग, बन रहा होना। टू हैव बीन बिकमिंग, बन रहा होना कुछ समय से। बिकमिंग, बनना, पैसिव फॉर्म नहीं होगा। हैविंग बिकम, बन चुका होना, पैसिव फॉर्म नहीं होगा। बिकमिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बन रहा, पैसिव फॉर्म नहीं होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैविंग बिकम, बन चुका हुआ, पैसिव फॉर्म नहीं होगा। बिकम, बनना, ठीक है। तो ये नॉन फिनाइट और फिनाइट फॉर्म्स के बारे में आपको समझ में आया। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल दिखाता हूँ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि कैसे इनका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि जो इन्फिनिटिव्स हैं, पहले ये बताइए इन्फिनिटिव्स के कितने फॉर्म हैं? 6। काम किसका करते हैं? नाउन का या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करते हैं। मैंने बोला जीरंड कितने होते हैं? तो भाई जीरंड होते हैं, जीरंड के 4 फॉर्म हैं। ये कमाल आप देखिएगा, 20 दिन से कम समय लगेगा, पूरी इंग्लिश आपको डिलीवर कर देंगे, गजब। और आपका स्कोर 25 में 25 होगा, ये मेरी गारंटी है, घबराइएगा मत, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है, ये आपको नहीं पता है। अगर इतना पता, क्योंकि आप तो पहले ही मिसगाइडेड हैं, क्योंकि 2-2.5 साल से आप तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कितने टीचर्स के पास चले गए, कितनी किताबें पढ़ ली, कुछ हुआ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% इंग्लिश हुई नहीं। तो अपनी बुद्धि अब लगाना बंद करो, क्योंकि आप फेल हैं। आपने बुद्धि लगा ली, वो काम नहीं किया। अब मेरे हिसाब से चलो, जैसा मैं कर रहा हूँ वो करो, ठीक है। तो जीरंड के कितने फॉर्म है? सॉरी 4 फॉर्म। और जीरंड काम क्या करता है? नाउन का। उसके बाद हमने क्या दिखाया आपको? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के कितने फॉर्म? 5 फॉर्म। काम किसका करता है? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आई लाइक मैंगोज, आपको पता है ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है कि नहीं? तो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, मैंगोज हटा दें, हम यहां लिख दें आई लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं पसंद करता हूं टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना। तो ये क्या है? टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना। आप सोचेंगे टू टीच तक ही इन्फिनिटिव होता है, नहीं। जो इन्फिनिटिव्स हैं और जीरंड्स हैं और पार्टिसिपल्स हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटेड वो भी लेके चलते हैं। तो जैसे टू टीच अपना ऑब्जेक्ट इंग्लिश साथ में लेके चला है, तो पूरा ये इन्फिनिटिव है, टू टीच इंग्लिश। ये नाउन का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई लाइक, वर्ब कंपोनेंट टू टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है। तो देखिए इन्फिनिटिव नाउन का काम किया। अब देखिए हम दिखाएंगे इन्फिनिटिव एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कैसे करता है। जैसे आपने बोला अ बुक, किताब, टू रीड, पढ़ने के लिए। देखिए बुक क्या है? नाउन है। अब ये क्या है? इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किताब किस प्रकार की, ऑफ व्हाट काइंड, टू रीड, पढ़ने के लिए। देखिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करता है तो एडजेक्टिव होता है। टू रीड, पढ़ना। एक क्या है? सिंपल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है। काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। तो ऊपर जो है नाउन का काम कर रहा है ना, ऊपर जो है ये नाउन का काम कर रहा है, नीचे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अभी मैं दिखाता हूं जब वो एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान। आप एक चीज बताना, इजी क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करता है, आसान, इजी, किस ढंग से, इन व्हाट मैनर, टू अंडरस्टैंड, समझने में। तो इजी के बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है कि इजी किस ढंग से, इन व्हाट मैनर। क्या काम कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। टू अंडरस्टैंड क्या है? इन्फिनिटिव है। तो देखिए इन्फिनिटिव नाउन का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। यही तो बता रहा था मैं कि जो इन्फिनिटिव्स हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करते हैं। तो अभी हमने क्या है, आपको छोटे से थोड़े से एग्जाम्पल दिखाए 3, लेकिन इसी से समझ में आ गया आपको कि वास्तव में इन्फिनिटिव्स नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करते हैं। चलिए ये चीज मैं आपको पूरा दिखा सकता था कि जितने भी इन्फिनिटिव फॉर्म्स हैं 6, सबका इस्तेमाल दिखाते हैं कि सब किस तरह नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी
इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें 20 दिन के अंदर ही पूरा इंग्लिश कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जीरंड, जीरंड किस तरह से वो नाउन का काम करता है। जैसे आपने कहा कि आई लाइक मैंगोज वाला ही सेंटेंस देख लीजिए, है ना। मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है, ये नाउन है। तो मैंगोज की जगह हम अगर कहते हैं कि आई लाइक डांसिंग, हम लिख कहते हैं आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मैं पसंद करता हूँ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, है ना। या आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रेजिंग प्रशंसा करना सिंपल जीरंड, बीइंग प्रेज्ड प्रशंसा किया जाना सिंपल पैसिव जीरंड। ये जीरंडियल फॉर्म है बीइंग प्रेज्ड, एक जीरंड का रूप है। देखिए लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आया, टीचिंग इंग्लिश जीरंड है, बीइंग प्रेज्ड ये भी जीरंड है। तो जीरंड नाउन का काम कर रहा है कि नहीं। चलिए आप आगे दिखाते हैं जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे देखिए आप बोलते हैं अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी, ये नाउन है। टॉल क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है किसी मैन को डिस्क्राइब, किसी नाउन को, प्रोनाउन को, नाउन इक्विवेलेंट को डिस्क्राइब करना। तो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है टॉल। अगर हम ये बोल दें कि फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, मैंने ये बताया था एग्जांपल आपको वीडियो में भी दिया था। फॉलिंग क्या है, फॉल मतलब गिरना, उसका सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है फॉलिंग। फॉलिंग लीव्स गिरते हुए पत्ते, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पत्ते के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, पत्ता किस प्रकार का, तो गिरता हुआ। तो देखिए ये क्या है, पार्टिसिपल है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है, नाउन की चर्चा कर रहा है। आप देखिए ही केम, वो आया, वर्ब है ये सब्जेक्ट है। वर्ब के बारे में चर्चा करने वाला एडवर्बियल होता है, एडवर्ब होता है। तो ही केम वो आया, हेयर यहाँ, तो हेयर क्या है, एडवर्ब है। ही केम सून, वो आया जल्दी आया, ये भी एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। एडवर्ब का काम होता है कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार का जवाब देना। व्हेन, वेयर, इन व्हाट मैनर, व्हाई, व्हाट फॉर, हाउ ऑफन, इसका जवाब देना। तो आया, हम कहते हैं रनिंग, दौड़ता हुआ। रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि आया किस ढंग से, इन व्हाट मैनर, रनिंग, दौड़ता हुआ। तो यहाँ देखिए पार्टिसिपल है, काम किसका कर रहा है, एडवर्ब का। तो हमने दिखा दिया आपको ना कि इन्फिनिटिव्स नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करते हैं, जीरंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। और नॉन फिनाइट के जो फॉर्म्स हैं वो भी हमने आपको क्या किए, दिखा दिए। कहाँ गया, दिखा दिए कि नॉन फिनाइट के 15 फॉर्म्स होते हैं। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो, इन ट्रांजिटिव लिंकिंग वर्ब है तो उसके 9 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ये आपको मास्टर कर देना है। ये जो 15 फॉर्म है ना ट्रांजिटिव वर्ब के, अलग अलग, जैसे मैं प्रैक्टिस 3 दिन कराता हूँ। अब 3 दिन में क्या है, उनको बहुत वर्ब्स देते हैं, वर्ब्स, और इतना पक्का बना देते हैं, इतना आपको पक्का बन जाना चाहिए कि जैसे मैंने अचानक ऐसे बोला कि भुला चुका होना, भुला चुका होना, बताइए तो भुला चुका होना के इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो भुला चुका होना को बोलेंगे टू हैव फॉरगॉटन या हैविंग फॉरगॉटन। इन्फिनिटी में बोलेंगे टू हैव फॉरगॉटन, जिरेंडियल फॉर्म होगा हैविंग फॉरगॉटन। इतना तेज होना चाहिए, इतना ही आपका क्या है। जैसे हम अचानक आपको इंग्लिश में बोल दिए टू बी स्लीपिंग, टू बी स्लीपिंग का क्या मीनिंग होगा समझना चाहिए। तो टू बी स्लीपिंग क्या है, तो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। टू बी स्लीपिंग का मतलब होगा सो रहा होना, ये इन्फिनिटिव है, नाउन का, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम कर सकता है। तो इतना पक्का हो जाना चाहिए नॉन फिनाइट फॉर्म्स, क्योंकि एक्सटेंसिव यूज है इसका इंग्लिश के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नॉन फिनाइट फॉर्म्स पक्का कर लीजिएगा। और अब आते हैं फिनाइट फॉर्म्स में। देखिए भाई, मैंने आपको समझाया था वीडियोस में कि सबसे मेन चीज आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका मेन ऑब्स्टेकल, बाधा क्या है, तो मेन बाधा यही है, फिनाइट वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में राम, श्याम, आई, माई टीचर, मेरा स्कूल, माई सिटी, ये सब पढ़ना समझना आसान होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाउन इक्विवेलेंट आएगा, जैसे रवि, मोहन, मोहन्स फादर, माई सिटी, योर फादर, द चेयर, माई स्कूल, ऑल द पीपल, यही सब ऑब्जेक्ट होगा ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इतना कठिन नहीं होता है नाउन इक्विवेलेंट्स को समझना, लिखना, बोलना। कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, वो भी नाउन इक्विवेलेंट है, कोई एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मतलब अमीर, रिच, बहुत अमीर, वेरी रिच, है ना, सबसे ज्यादा अमीर, द रिचेस्ट। इसको भी पढ़ना समझना आसान है। घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस, कमरे में, इन द रूम, इसको भी पढ़ना समझना आसान है। उसी तरह से एडवर्बियल में कब, कहाँ, क्यों, कैसे का जवाब देते हैं। कहाँ, यहाँ, हेयर, बहुत दूर, वेरी फार, जल्दी, सून, कल, टुमारो, 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, घर के बाहर, आउटसाइड होम, कमरे में, इन द रूम, नदी में, इनटू द रिवर। तो इसको भी पढ़ना समझना आसान है।
तो आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लिखने बोलने सुनने नहीं आता, इसका मेन वजह जानते हैं क्या है? यही है, ये हम आपको दिखा भी चुके हैं। जब ये फिनाइट वर्ब यानी वर्ब कंपोनेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं? 100+। और जब ये 100+ फॉर्म्स आपको आ जाएंगे फिनाइट वर्ब के, उसी दिन आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सुनना एकदम सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये जो वर्ब कंपोनेंट या फिनाइट वर्ब के 100+ फॉर्म्स हैं, ये बनते कैसे हैं? तो ये फिनाइट वर्ब बनते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर के ऐसे 100+ फॉर्म्स बनाते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? तो इनको हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। विल, शैल, कैन, मे, माइट, वुड, कुड, शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना? ये हेल्पिंग वर्ब्स 28 ही हैं, जबकि मेन वर्ब कितने हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये आपके मेन वर्ब्स हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं और ये मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब हैं कितने? 28। और मेन वर्ब कितने हैं? 12,500। जितने वर्ब हैं हम सब मेन वर्ब हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अच्छा देखिए, किसी अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा किसी फिनाइट वर्ब का? जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो मिल जाएंगे और उनसे फिनाइट वर्ब बनेगा, लेकिन वो फिनाइट वर्ब का मीनिंग क्या होगा असल में तय कौन करता है? ये हेल्पिंग वर्ब ही तय करता है। समझ रहे हैं? अभी आप देखेंगे कैसे। अब जैसे मॉडल वर्ब्स हैं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब में और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, वो इस तरह का अर्थ देते हैं जो एक्शन वास्तव में हुआ नहीं, पोटेंशियल एक्शन, जो एक्शन होना चाहिए या जो एक्शन हो सकता है या हो चुका होगा या होगा। तो कोई चीज़ आवश्यक है, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, या किसी चीज़ की होने की संभावना है, संभव है ना? तो पोटेंशियल एक्शन का भाव मिलेगा मॉडल से, अभी आगे पढ़ेंगे। और कोई चीज़ हो रहा है, हो गया, होता है, रियल एक्शन है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से उसको बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या है, देखिए ये फिनाइट वर्ब का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने में 40 दिन का समय लेता हूँ। 40 डेज की प्रैक्टिस कराता हूँ फिनाइट वर्ब की। सिचुएशंस देता हूँ हिंदी में सिचुएशन देता हूँ, कहता हूँ इसको इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में सिचुएशन देता हूँ, कहता हूँ उसको अपने मदर टंग में, बंगाली में, उड़िया में, हिंदी में, मराठी में बोलो। ठीक है? तो फिनाइट वर्ब के जो 100+ फॉर्म्स हैं, इनकी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं ना, और नहीं मिलेगा ये सब, कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया में ढूंढते रहो, यू वोंट गेट ऑल दिस। ये सब नायाब है ना, सब मैजिक है, ये सब ढूंढा गया है भगवान की कृपा से। तो क्या है, अब हमारे पास 40 दिन तो है नहीं कि इसकी हम प्रैक्टिस कर पाए इतना, तो इसलिए मैं आपको जल्दी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है? और आपको तरीका बता रहा हूँ कि आखिर आप कैसे इसकी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, इसका एक ऑफलाइन ऐप आता है। ऑफलाइन ऐप 1700 रुपए में आपको मिलेगा, लेकिन 1 पैसे की जरूरत नहीं खरीद, आपको पूरा फ्री मिल जाएगा। हम तरीका बता रहे हैं। उसका जो ऐप है उसका कोड क्रैक कर लिया गया है, और उसका क्रैक्ड कोड मैंने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, जो टेलीग्राम चैनल है श्रीकांत इंग्लिश सर्कल। तो उस पे इसका एपीके लिंक है, एप्लीकेशन लिंक, वो इस पे हमने डाला हुआ है। आप उससे लेकर के डाउनलोड कर लीजिए डिक्शनरी अपने फोन में। अब जब फोन में डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा तो उस डिक्शनरी को कैसे यूज करना है उसका भी एक वीडियो हमने दिखाया है, बना के दिखाया है 10 मिनट का, कि कैसे उस डिक्शनरी का यूज करना है। तो उसमें डिक्शनरी में सुविधा ये है कि अगर आपने उसमें विल टाइप किया और विल की जब एंट्री खुल जाएगी तो सब कुछ लिखा रहेगा कि विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो प्रैक्टिस करने का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप गूगल पे डाल दीजिए सेंटेंसेस विद विल या विल सेंटेंसेस। तो विल सेंटेंसेस केवल टाइप कर देंगे गूगल पे तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुल जाएंगे, और कई सारे वेबसाइट्स यही करते हैं कि कोई वर्ड आपने टाइप किया उससे रिलेटेड ढेर सारे सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो उनको पढ़ के और आप उनका अर्थ समझ सकते हैं, फिनाइट वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? फिलहाल मैं आपको जितना प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए अभी इस समय, वो प्रैक्टिस मैं आपको भी करा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो देखिए भाई 100+ फॉर्म है फिनाइट वर्ब के। तो एक दिन में अगर हमने ठोस दिया ना आप में फिनाइट वर्ब के 100 फॉर्म्स तो पचा नहीं पाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट। तो आज मैंने ये तय किया है कि आधा आज 60 फॉर्म आज सिखाएंगे और 50 फॉर्म कल सिखाएंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो 60 फॉर्म बनने वाले हैं, 60 फॉर्म जो फिनाइट वर्ब के हैं, आज उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन, क्लैप फॉर इट। चलो भाई।
मजा आता है, पता है, जब पढ़ने वाले हो ना अच्छे तो। अब जैसे देखो कितने हैं ये, 6 ये है और 6 ये है, 6 और 6 कितने हो गए, 12। शुड के 6 फॉर्म और ऑट टू के 6 फॉर्म। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो शुड के बाद टू डू, टू बी डन, टू हैव डन, टू हैव बीन डन, टू बी डूइंग, टू हैव बीन डूइंग क्या है, तो यही इन्फिनेटिव जो अभी पीछे पड़े थे ना 6 रूप, देखो 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 यहाँ पे, ये देखिए, जैसे टू सेल, टू बी सोल्ड, टू हैव सोल्ड, टू हैव बीन सोल्ड, टू बी सेलिंग, टू हैव बीन सेलिंग, इन्फिनेटिव के जो 6 फॉर्म है, 6 फॉर्म्स, ये डू को कन्वर्ट कर लो, टू डू, टू बी डन, टू हैव बीन डन, टू बी डूइंग, टू हैव बीन डूइंग, वही इन्फिनेटिव के 6 फॉर्म तो है यहाँ पे, कुछ अलग थोड़ी है। देखो शुड डू, शुड बी डन, शुड हैव डन, शुड हैव बीन डन, शुड बी डूइंग, शुड हैव बीन डूइंग, टू नहीं है, उसका मार्कर इन्फिनेटिव मार्कर टू हट गया है। अच्छा याद रखिएगा, वहां इन्फिनेटिव में जो टू देख रहे हैं ना, वो टू प्रपोजिशन नहीं है, उसको इन्फिनेटिव मार्कर बोलते हैं। एक टू अलग होता है जो प्रपोजिशन होता है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव मार्कर नहीं है, लेकिन नीचे में देखो तो इन्फिनेटिव मार्कर है। देखो आप, ought to do, ought to be done, ought to have done, ought to have been done, ought to be doing, ought to have been doing, तो कितने हो गए, 6 और 6 12। अब इसका अर्थ क्या बनता है इन दोनों से, हिंदी अर्थ बनता है इनका चाहिए, लेकिन ये तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बोल दिया हिंदी में कि चाहिए, पर इसका अर्थ क्या बनता है मोटा मोटी जल्दी से हिंदी में बोलता हूँ। शुड डू मतलब करना चाहिए, शुड बी डन किया जाना चाहिए, शुड हैव डन कर चुका होना चाहिए, करना चाहिए था, शुड हैव बीन डन किया जा चुका होना चाहिए या किया जाना चाहिए था, शुड बी डूइंग कर रहा होना चाहिए, शुड हैव बीन डूइंग कर रहा होना चाहिए कुछ समय से। उसी तरह से ought to का अर्थ भी चाहिए ही होता है, ought to do मतलब सेम, शुड और ought to में कोई फर्क नहीं है, ought to में भी सेम सेंस होता है, ought to do करना चाहिए, ought to be done किया जाना चाहिए, ought to have done कर चुका होना चाहिए या करना चाहिए था, ought to have been done किया जा चुका होना चाहिए या किया जाना चाहिए था, ought to be doing कर रहा होना चाहिए, ought to have been doing कर रहा होना चाहिए कुछ समय से। ये इसके लगभग हिंदी मीनिंग बनेंगे। अब हमने सैंपल के लिए एक डू लिया है, हम कहते हैं यहाँ पे कोई भी वर्ब इस्तेमाल करो, 12,500 वर्ब्स हैं, उसमें से कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने राइट इस्तेमाल किया, लिखा कि शुड राइट तो लिखना चाहिए, शुड बी रिटन लिखा जाना चाहिए, शुड हैव रिटन लिखना चाहिए था, शुड हैव बीन रिटन लिखा जाना चाहिए था, शुड बी राइटिंग लिख रहा होना चाहिए, शुड हैव बीन राइटिंग लिख रहा होना चाहिए कुछ समय से। ought to write लिखना चाहिए, ought to be written लिखा जाना चाहिए, ought to have written लिख चुका होना चाहिए या लिखना चाहिए था, ought to have been written लिखा जा चुका होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए था, ought to be writing लिख रहा होना चाहिए, ought to have been writing लिख रहा होना चाहिए कुछ समय से। तो कोई भी यहाँ पे वर्ड लोगे ये वाला चाहिए वाला अर्थ बनेगा। अब इसका कहाँ इस्तेमाल होता है हमने ये लिखा है, कहाँ शुड और ought to से बनने वाले फॉर्म्स का इस्तेमाल आप करेंगे, वो है यूज टू शो व्हाट इज राइट व्हाट इज अप्रोप्रिएट, ये दिखाने के लिए क्या सही और क्या उचित है। जैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सही और ये उचित चीज दिखाने के लिए, तो यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, तो शुड और टेल आया। गिविंग और आस्किंग फॉर एडवाइस, एडवाइस देना, सलाह देना या सलाह मांगना। जैसे क्या मुझे ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, आप सलाह मांग रहे हैं, शुड आई रीड दिस चैप्टर या ought I to read this chapter, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर सलाह देना हो किसी को, जैसे तुम्हें ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए ये चैप्टर, यू शुड रीड दिस चैप्टर बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले, तो एडवाइस देने या एडवाइस मांगने के लिए। एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन, पॉसिबिलिटी, आप उम्मीद करते हैं कि कोई चीज सत्य है या वो होगा, संभावना के लिए भी शुड का ought to का इस्तेमाल। जैसे 8 बजे तक ट्रेन को यहाँ पहुंच जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी संभावना, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा कि 8 बजे तक ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, तो 8 बजे तक तो ट्रेन को यहाँ पहुंच जाना चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव बाय 8 o'clock, द ट्रेन ought to arrive by 8 o'clock, तो पॉसिबिलिटी के लिए। समथिंग एक्सपेक्टेड हैज नॉट हैपेंड, अब कोई चीज एक्सपेक्टेड था, उम्मीद कर रहे थे, वो हुआ नहीं, तब भी आप क्या है शुड और ought to का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अरे यार 8 बज गया, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि ये होना चाहिए था पर हुआ नहीं है अभी, तो उसको भी बताने के लिए, तो अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था, तो he should have arrived by now या he ought to have arrived by now, तो उसमें भी। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल का पास्ट फॉर्म, तो शैल का पास्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे आप बोलते he says, वो कहता है that, क्या कहता है, वो कहता है कि I shall like his poems, वो कहता है कि मैं पसंद करूंगा उसकी कविताओं को। अब ये क्या है, अब मैं लिख तो दिया, अब क्या है, अब आपको पेड बैच में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा टाइम रहता है, यहाँ बहुत कम टाइम है, तो मुझे माफ़ करिएगा, जिनका बहुत जीरो है उनको लग रहा होगा कि इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया हमको आता नहीं है,
तो देखो मैं तुम्हें हिंदी बता रहा हूँ अभी, ठीक है, तो घबराओ मत। इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, आपको नहीं आ रहा है, मैं बता तो रहा हूँ ना, ठीक है। तो अभी इस पर ध्यान मत दो कि इतना लंबा सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको आ जाएगा अभी, अभी आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ये सब चीजें आ जाएंगी, घबराना मत। तो वो कहता है दैट आई शैल लाइक, कि मैं पसंद करूंगा उसके पोएम्स को, उसकी कविताओं को। अगर ये होता कि ही सेड, उसने कहा, दैट कि आई शुड लाइक, कि मैं पसंद करूंगा उस कर्ता। देखो क्या होता है, अगर मेन क्लॉज का वर्ब कंपोनेंट पास्ट टेंस में होता है ना, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यहां से आता है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, उसका भी वर्ब कंपोनेंट क्या होता है, पास्ट फॉर्म में होता है। तो अगर ये सेड होता, मेन क्लॉज का पास्ट टेंस होता, तो ये भी क्या हो जाता, शुड होता। तो शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। अब इसकी विशेष समझ आगे होगी जब हम लोग जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे तो बताएंगे, डोंट वरी। उसके बाद एडजेक्टिव्स, जैसे कि एंक्शस या एस्टोनिशिंग, इस तरह के एडजेक्टिव के बाद शुड का इस्तेमाल होता है ना। कि ही वाज एंक्शस, वो इस बारे में चिंतित था, दैट इस बारे में वो चिंतित था, दैट आई शुड अराइव ऑन टाइम, कि मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, इस बारे में वो बड़ा एंक्शस था, चिंतित था, व्यग्र था। तो एंक्शस, एस्टोनिशिंग, इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद जो दैट क्लॉज आता है, दैट क्लॉज वाला जो क्लॉज आता है उसमें वर्ब कंपोनेंट शुड से बनता है। अब देखिए क्या है, हम अभी जो समझा रहे हैं ये बेहतर समझ कैसे होगी, जो अभी तरीका बताया। जैसे अभी क्या तरीका बताए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का ऑफलाइन ऐप, और उसके लिए एक पैसा भी नहीं लगेगा, उसका क्रैक्ड एप्लीकेशन लिंक मैंने श्रीकांत इंग्लिश सर्कल वाले टेलीग्राम चैनल पे डाला है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये चीज आपको जैसे ही डालेंगे शुड, और जैसे ही डालेंगे ऑट टू, वो पूरा जो एंट्री निकाल देगा, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो मैं लिख रहा हूँ सबके एग्जाम्पल सेंटेंसेस 2-2, 3-3 भी मिलेंगे आपको। पोलाइट रिक्वेस्ट विद आई एंड वी, आई और वी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे आई शुड बी थैंकफुल फॉर दिस, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, है ना। तो आप क्या, आई शैल बी थैंकफुल टू यू इफ यू डू इट, अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं आपके प्रति क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। तो एक तरह से रिक्वेस्ट ही है, पोलाइट रिक्वेस्ट, और वहां पे आपने क्या इस्तेमाल किया, शुड या और टू का इस्तेमाल किया आई वी के साथ। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब वैसे ही मस्ट डू, मस्ट बी डन, मस्ट हैव डन, मस्ट हैव बीन डन, मस्ट बी डूइंग, मस्ट हैव बीन डूइंग। देखिए इन्फिनेटिव के वही 5-6 फॉर्म्स अभी भी, केवल क्या बदला है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बदल गया, वहां शुड था, ऑट टू था, अब यहाँ मस्ट हो गया। अब इससे हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, मैं थोड़ा एक हिंदी मीनिंग का, मस्ट का मतलब होता है या तो अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, या जैसे डू लिखा है ना, तो अवश्य करना चाहिए, डू के लिए लिख रहे हैं, अवश्य करना चाहिए या करना होगा, ठीक है। तो ये केवल इशारा हमने किया, अगर हम एक एक की अगर हिंदी बात बताएं तो मस्ट डू मतलब अवश्य करना चाहिए, करना होगा। मस्ट बी डन अवश्य की जानी चाहिए, अवश्य किया जाना होगा। मस्ट हैव डन अभी पक्का किया होगा या पक्का कर चुका होना चाहिए। मस्ट हैव बीन डन पक्का किया जा चुका होगा या पक्का किया जा चुका होना चाहिए। मस्ट बी डूइंग पक्का कर रहा होगा। मस्ट हैव बीन डूइंग पक्का कर रहा होगा कुछ समय से, पक्का मतलब निश्चित रूप से कर रहा होगा एक समय से। अब ये जो फॉर्म्स हैं कहाँ इस्तेमाल होते हैं, समथिंग इज नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां मस्ट लगाते हैं। जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अराइव फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम, यू मस्ट अराइव फॉर द इंटरव्यू, आपको अवश्य पहुंचना चाहिए या जरूरी है आपके लिए पहुंचना टाइम पर इंटरव्यू के लिए। रूल या लॉ में भी मस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे कोई कानून है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 years of age as on January 1, जनवरी 1 की तारीख में मस्ट हैव कंप्लीटेड पक्का कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, कितना, द एज ऑफ एटलीस्ट द एज ऑफ 18 years, 18 साल की उम्र। तो रूल और लॉ में भी लिखा रहता है। समथिंग इज लाइकली और लॉजिकल, कोई चीज संभावित है या लॉजिकल है तो वहां पे भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इट मस्ट बी मेड ऑफ प्लास्टिक, पक्का ये प्लास्टिक का बना होगा। या ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, इट्स टू अर्ली, अभी बहुत सुबह है, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो पक्का सो रहा होगा अभी। तो जो चीज लाइकली या लॉजिकल है, लाइकली है, लॉजिकल है, वो मस्ट से बनाते हैं। या अब तक तो अलीगढ़ पहुंच ही गया होगा, पक्का पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रिच्ड अलीगढ़ बाय नाउ। तो कोई चीज लाइकली है, लॉजिकल है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मजबूत संभावना है, वो मस्ट से बताते हैं, ठीक है। रिकमेंड समथिंग, कोई चीज रिकमेंड करना, सलाह देना, बिकॉज यू थिंक, क्योंकि आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है ना। यू मस्ट
यू मस्ट बाय श्रीकांत सर कोर्स। श्रीकांत सर का कोर्स आपको जरूर खरीदना चाहिए, मुझे लगता है इट्स अ गुड आइडिया, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसे यू मस्ट सी दैट डॉक्टर, आपको बस उस डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मस्ट का इस्तेमाल ऐसे, तो 12 हो गए और 6 ये हो गए, 18 हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मे डू है ना, और माइट, मे और माइट का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसका हिंद मे जो है ना सकता है, माइट भी सकता है या सकता था, दोनों होता है। माइट का इस्तेमाल है भी होता है, था भी होता है। इसकी मोटा मोटी हिंदी मीनिंग होगी मे डू कर सकता है, मे बी डन की जा सकती है, मे हैव डन कर चुका होगा, मे हैव बीन डन किया जा चुका होगा, मे बी डूइंग कर रहा होगा, मे हैव बीन डूइंग कर रहा होगा कुछ समय से। उसी तरह माइट डू कर सकता है, माइट बी डन की जा सकती है, माइट हैव डन कर चुका होगा, माइट हैव बीन डन किया जा चुका होगा, माइट बी डूइंग कर रहा होगा, माइट हैव बीन डूइंग कर रहा होगा कुछ समय से। अब देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। मे का इस्तेमाल होता है समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज संभव है उसके लिए। जैसे यू मे पास द सीजीएल एग्जाम, आप एग्जाम सीजीएल एग्जाम पास कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो मे से दिखाया। व्हेन एडमिटिंग दैट, जब ये स्वीकारते हैं दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई चीज ट्रू है, बिफोर सेइंग अनदर थिंग, जब दूसरी बात कह रहे हैं उसके पहले आप एक बात मानते हैं कि सत्य है। जैसे वह एक अच्छा पिता है लेकिन एक अच्छा पति नहीं है, भले ही वो एक अच्छा पिता है, तो वहां पे मे का इस्तेमाल करेंगे। ही मे बी अ गुड फादर बट ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड, वो अच्छा पति नहीं है, तो वहां मे। तुम मेहनती तो हो, या भले ही हो सकते हो मेहनती, लेकिन तुम ईमानदार नहीं। तो यू मे बी हार्ड वर्किंग बट यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो एक बात स्वीकारते हैं कि ये बात सत्य है, इससे पहले कि कोई दूसरी बात कहें, तो वहां पे भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं। आस्क फॉर और गिव परमिशन, आस्क का मतलब मांगना, गिव मतलब देना, मांगना या देना, अनुमति मांगना या देना, वहां पे भी मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं आपके अखबार पढ़ सकता हूँ, मे आई रीड योर न्यूज़पेपर, या देना नाउ यू मे गो, अब आप जा सकते हैं, अनुमति दे रहे हैं। यूज एज ए पोलाइट वे, इस्तेमाल किया जाता है पोलाइट वे, एक विनम्र तरीका मेकिंग अ कमेंट, कमेंट करने का या क्वेश्चन पूछने का। जैसे कमेंट करने का एक पोलाइट तरीका है कि यू मे डू दिस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप सजेशन दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, या और ये पोलाइट वे है कमेंट करने का या क्वेश्चन पूछने। जैसे कि मे आई नो योर नेम सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, है ना। या इफ आई मे से सो, आई थिंक इट विल टेक अराउंड 8 days। इफ आई मे से सो, अगर मैं ऐसा कह सकूं तो इट विल टेक अराउंड 8 days, लगभग 8 दिन इसमें लगेंगे। तो आप क्या कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कमेंट कहते हुए आप क्या है, पोलाइट है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग विशेस एंड होप्स, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो मे से बनता है ना। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल रहें। मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ ना। मे माया गेट एवरीथिंग शी वांट्स, भगवान उसको सब कुछ दे जो चाहती है। आफ्टर सो दैट और इन ऑर्डर दैट, सो दैट मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, इसके बाद भी कोई पर्पस बताने के लिए। जैसे मैं थोड़ा आराम कर लिया, आई टुक अ रेस्ट फॉर सम टाइम, सो दैट ताकि, या इन ऑर्डर दैट ताकि, पर्पस बताने के लिए, ताकि मैं फ्रेश फील कर सकूं क्लास के पहले। आई मे फील फ्रेश बिफोर द क्लास, ठीक है, या आई माइट फील फ्रेश बिफोर द क्लास। अब देखिए पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, और पास्ट फॉर्म की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो, ठीक है। टू शो समथिंग इज पॉसिबल और वॉज पॉसिबल, जैसे कोई चीज संभव है या संभव था, दोनों के लिए आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो मे में एग्जाम्पल दिया था कि आप सीजीएल एग्जाम पास कर सकते हैं, तो यू मे पास द सीजीएल एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यू माइट पास द सीजीएल एग्जामिनेशन। तो मे और माइट बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं। मे में संभावना कम रहती है और माइट में संभावना और भी कम रहती है, ठीक है। तो यू मे पास द सीजीएल एग्जाम मतलब आप एग्जाम पास कर सकते हैं, 50% संभावना है, 50%। बट मैं बोलता हूँ यू माइट पास द सीजीएल एग्जामिनेशन, मतलब संभावना और कम होगी 40%। तो मे में संभावना 50% अगर है, तो माइट में और भी कम, यानी 40%। जैसे तुम फिसल सकते थे, यू माइट हैव स्लिप्ड, समझ रहे ना। वो इस बात का बुरा मान सकता था, ही माइट हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय दैट। तो दिखाने के लिए कोई चीज संभव था या संभव है, आप माइट का इस्तेमाल करते हैं। मेक अ पोलाइट सजेशन। अब मैं इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना ये सब चीज, कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी मैं कर तो रहा हूँ, पर इतनी जल्दी जल्दी की चीज है नहीं, ये आराम से करने वाली चीज है।
पर फिर भी मुझे लगता है कि इतना बोल भर देने से एक गाइडेंस ओवरऑल हो जाएगा और आप उसको क्या करेंगे, समझ लेंगे डिक्शनरी से देख देख के, और मेरे वीडियो को बार बार देख के समझ लेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। मेक अ पोलाइट सजेशन, पोलाइट सजेशन बनाने के लिए, जैसे पोलाइट सजेशन किसी को विनम्रतापूर्वक सलाह देना है कि यू माइट कॉल द पुलिस, आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं, सजेशन है पोलाइट तरीके से। आस्क परमिशन पोलाइटली, परमिशन लेना पोलाइटली, मे से भी परमिशन लेते हैं, माइट से भी परमिशन लेते हैं, लेकिन माइट से परमिशन लेंगे ना अनुमति, तो और पोलाइट विनम्र तरीका हो जाएगा। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इन सर, और विनम्र हो गया, क्या सर मैं अंदर आ जाऊँ क्या, ऐसे। टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए जैसे मे का इस्तेमाल होता है, माइट का भी होता है कि माइट आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। शो एनॉयंस अबाउट समथिंग, आप गुस्से में किसी चीज के बारे में जो दैट समबडी कुड डू, जो कोई आदमी कर सकता था, किया जा सकता था लेकिन उसने नहीं किया, उसके बारे में गुस्सा कर रहे हैं आप, है ना। तो एटलीस्ट यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट दैट, एटलीस्ट यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट दैट, कम से कम तो मुझे बता सकते थे ना उसके बारे में। तो गुस्सा दिखाने के लिए किसी चीज के बारे में जो किसी द्वारा किया जा सकता था लेकिन उसने किया नहीं। तो मे माइट का ये इस्तेमाल 6 और 6 ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, विल का इस्तेमाल। विल और शैल बचपन से आपको मास्टर जी पढ़ाते हैं, गा गे गी, तो गा गे गी, तो अगर हिंदी बोले विल डू तो करेगा, विल बी डन किया जाएगा, विल हैव डन कर चुका होगा, विल हैव बीन डन की जा चुकी होगी, विल बी डूइंग कर रहा होगा, विल हैव बीन डूइंग कर रहा होगा कुछ समय से। शैल डू करेगा, शैल बी डन किया जाएगा, शैल हैव डन की जा चुकी होगी, कर चुका होगा, शैल हैव बीन डन किया जा चुका होगा, शैल बी डूइंग कर रहा होगा, शैल हैव बीन डूइंग कर रहा होगा कुछ समय से। अब देखिए क्या है, अब विल का इस्तेमाल कब होता है, टॉक अबाउट और प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में, जैसे यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट, आप इसको समझ लेंगे। शो दैट समबडी इज विलिंग टू डू, दिखाने के लिए कोई आदमी इच्छुक है करने के लिए, जैसे रामा विल कम हेयर, रामा विल डू द टास्क, रामा काम करेगा वो, है ना। माया विल टीच यू, माया तुमको पढ़ाएगी, वो विलिंग है, इच्छुक है ये दिखाने के लिए। आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी से कहना कुछ करने के लिए, जैसे किसी से कहना है रामा यू विल गो टू मार्केट टुनाइट, आज तो मार्केट जाओगे, तो आप कह रहे हैं उसको जाने के लिए। माया यू विल फिनिश द टास्क बाय 8 o'clock, तुम 8 बजे तक काम फिनिश करोगे। तो किसी से कुछ कहना करने के लिए या ऑर्डर देना, दोनों हो सकता है विल से। से समथिंग दैट यू थिंक इज प्रोबेबली ट्रू, कोई ऐसा चीज कहना जिसको आप मानते हैं, आपको लगता है कि संभवतः सही है, वो भी विल से बोलते हैं। जैसे कि दिस कंटेनर विल एकोमोडेट 100 लीटर्स ऑफ केरोसिन, ये कंटेनर 100 लीटर अटा लेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बात सही है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ विल से। या मुझे लग रहा है कोई चीज प्रोबेबली ट्रू है, जैसे कि ज्यादा लोड से टूट जाएगा मुझे लग रहा है, तो इट विल गिव वे, इट विल ब्रेक इफ यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट। तो और क्या इस्तेमाल है विल का, टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, व्हाट इज ट्रू, जो सही है या पॉसिबल इन ए पर्टिकुलर केस, किसी खास स्थिति में कोई चीज सही है या संभव है उसको बताने के लिए। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पक्का एग्जाम पास कर जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली पास द एग्जामिनेशन, तो यू विल पास द एग्जामिनेशन, एक पर्टिकुलर केस है उसमें ये काम होगा, पॉसिबल है या सही है, वो दिखाने के लिए। टॉक अबाउट हैबिट्स, किसी की हैबिट्स, वर्तमान हैबिट्स दिखाने के लिए, कि वो जब देखो तो अपने चाचा जी के बारे में बात करता रहता है, तो ही विल टॉक अबाउट हिज अंकल ऑल डे, मतलब पूरा दिन वो अपने अंकल के बारे में बात करता रहता है। तो विल से हैबिट भी बताया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फॉर्म नहीं पता होगा, अभी जितना मैं बता गया, अगर इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कराते तो आपको दिखता कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही है, ठीक है, एक एक करके सेंटेंस लिख के अगर प्रैक्टिस कराता तो, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसके कुछ सेंटेंसेस, मतलब एक वीडियो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, जिसमें पूरे तो नहीं है लेकिन 50-60 फॉर्म्स तो हैं उसमें, है ना। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का अच्छा खासा वहां पे है। चलिए, उसके बाद देखिए शैल का इस्तेमाल क्या होता है, तो आई के साथ और वी के साथ, इस वाले सेंस में आई और वी के साथ शैल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट और प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आई वी के साथ आप
शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात बता दें कि जब यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो विल का इस्तेमाल आई वी के साथ कभी नहीं करते। जैसे विल आई या विल वी गो टुगेदर, क्या हम लोग साथ जाएंगे, ये यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ या वी के साथ विल का प्रयोग कभी नहीं होता, वहां केवल किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। तो ये भी एक चीज जान लीजिए। खैर, ये सब बताएंगे हम आगे भी। तो आई और वी के साथ विल वाले सेंस में शैल का इस्तेमाल होता है। दूसरा शैल का क्या इस्तेमाल है, विद आई एंड वी फॉर मेकिंग ऑफर्स, जब आप ऑफर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस मांग रहे हैं, तब वहां शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं आपके साथ चलूं, शैल आई कम विद यू, या क्या मैं आपके लिए हेडमास्टर साहब से बात करूं, शैल आई टॉक टू द हेडमास्टर अबाउट यू, या सजेस्ट करने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए कि यू शैल, जैसे सजेशन देने के लिए कि आई शैल डू इट इफ इट हैपन्स विद मी, यदि ये मेरे साथ होता है तो मैं तो करूंगा इसको, आई शैल डू इट, सजेशन देने के लिए। तो आपने इनडायरेक्ट सजेशन दिया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोल के आप उसको सजेशन दे रहे हैं। आस्किंग फॉर एडवाइस, एडवाइस मांगने के लिए कि सलाह मिलने कि व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, शैल आई गो नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए अभी। तो ये जितना मैं बोल रहा हूं ना, ये आप जब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का ऐप लेके उसमें आप देखेंगे ना, सारे सेंटेंसेस एग्जांपल के लिखे हुए हैं और सब समझ में आ भी जाएगा। गिविंग ऑर्डर, गिविंग इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है भाई, क्या हुआ, मतलब बाकी लोग चले जा रहे हैं, मतलब सब समझ में आ रहा है क्या, है ना। मतलब आप लोग जैसे बहुत सारे लोग थोड़ा सा रुका करो यार, मतलब खराब लगता है कि तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा भी तुम्हें क्या लगता है कि स्पून फीडिंग होगा, कि ये सब भी बात मत करो, केवल सीधे हमको क्वेश्चन पेपर वे दे दो, हमको 25 क्वेश्चन पेपर हमको दे दो, तो क्वेश्चन हम जाके एग्जाम में छाप के चले आए, और कुछ पढ़ाओ सिखाओ मत, हमको नहीं सीखे, ऐसा एटीट्यूड मत रखना। चलो, बहुत आसान है इंग्लिश, अभी तुम्हारे साथ चमत्कार ही हो रहा है जो कभी देखे नहीं हो, और अभी 15-10 दिन में क्या हो जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे। गिविंग ऑर्डर, गिविंग इंस्ट्रक्शन, आदेश देना, इंस्ट्रक्शन देना। जैसे नियम कानून जब रहता है उसमें ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नहीं। जैसे आप देखिएगा ट्रेन में जंजीर खींचने पर जेल होगी, ऐसा लिखा रहता है, तो द ऑफेंडर शैल बी जेल्ड, ऑफेंडर को, अपराध करने वालों को जेल दिया जाएगा। या कई जगह इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, जो कानूनी निर्देश होते हैं उसमें लिखा रहता है कि द कैंडिडेट शैल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय दिस डेट, कि एप्लीकेशन फॉर्म को इस तारीख तक क्या है सबमिट कर देना होगा। तो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन में, कानून की किताबों में आप पाएंगे शैल का इस्तेमाल। तो ये भी हो गया 6 और 6। कैन का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल सकता है, नॉर्मली आप पढ़े होंगे, पर केवल सकता है इसका अर्थ नहीं होता। कैन डू कर सकता है, कैन बी डन किया जा सकता है, कैन हैव डन पक्का कर चुका होगा, कैन हैव बीन डन पक्का किया जा चुका होगा, कैन बी डूइंग पक्का कर रहा होगा, कैन हैव बीन डूइंग पक्का कर रहा होगा कुछ समय से। और एक चीज आपको बता दें कि इसका जो है, ये जो 4 हैं, इनका अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, इनका अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, इनका नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो कहां कहां कैन वाले जो फॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल होता है फिनाइट वर्ब फॉर्म्स का। तो पॉसिबल टू डू और पॉसिबल टू हैपन, कोई चीज संभव है करना या कोई चीज संभव है कि होगा, तो वहां कैन। जैसे कोई चीज कर सकते हैं, जैसे हम लोग 15 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वी कैन कंप्लीट इंग्लिश इन 15 डेज। या यह पेड़ 2 साल में तैयार हो सकता है, दिस ट्री कैन ग्रो फुली इन 2 years। तो कोई चीज करना संभव है या कोई चीज हो सकता है, तो उसके लिए कैन। एबिलिटी बताने के लिए, जैसे मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ मोटरसाइकिल, है ना, वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी। फील, हियर, स्मेल, सी, टेस्ट, इन वर्ब्स के साथ, जैसे क्यों इनके साथ किस सेंस में इस्तेमाल होता है मैं बता रहा हूँ। मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, तो आई कैन हियर, कैन लगाते हैं आप, आई कैन हियर समबडी क्राइंग। मुझे मसाले की खुशबू आ रही है, आई कैन स्मेल स्पाइसेस, एरोमा ऑफ स्पाइसेस। मैं रवि को आते देख रहा हूँ या देख सकता हूँ, तो आई कैन सी रवि कमिंग।
इसमें कुछ खट्टा खट्टा सा मुझे स्वाद आ रहा है, तो आई कैन टेस्ट समथिंग सावर इन इट। तो फील, हियर, स्मेल, सी, टेस्ट का इस्तेमाल कैन के साथ, ठीक है। अलाउड टू डू समथिंग, कोई चीज अलाउड है करना, उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे ठीक है, आप मेरी साइकिल ले जा सकते हैं, आप अलाउड है, यू कैन टेक माई बाइसिकल। अच्छा, आप जा सकते हैं बाहर, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो आउट, ठीक है। रिफ्यूजिंग परमिशन, अगर किसी का परमिशन मना कर रहे हैं, नहीं देने के लिए, नो यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते हैं। यू कैन नॉट टेक माई बाइसिकल, आप मेरी साइकिल नहीं ले सकते। तो रिफ्यूज करना परमिशन, मना कर देना परमिशन देने से। या इनफॉर्मल इंग्लिश में जब आमतौर पे फैमिली, परिवार, दोस्तों के बीच परमिशन देना हो या मांगना हो तो मे, माइट की जगह हम कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। घर परिवार दोस्तों के बीच, हेलो सैम, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहे। या आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प मांगने के लिए भी इनफॉर्मल इंग्लिश में आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन यू पुश माई बाइसिकल अ लिटिल बिट, क्या थोड़ा मेरी बाइसिकल धकेल देंगे। कैन यू हेल्प मी विद दिस बास्केट, क्या मुझे आप इस टकरी के साथ थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में हेल्प मांगने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में मतलब ऑफिशियली अगर आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, आगे मिलेगा। और परमिशन देना है, परमिशन मांगना है तो मे, माइट का इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल में कैन का इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मल में परमिशन देना मांगना है तो मे, माइट, और अगर रिक्वेस्ट करना है तो कुड या वुड, अभी आएगा वो। इन द नेगेटिव इंटेरोगेटिव, टू से दैट समथिंग इजंट ट्रू। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि कोई चीज सही नहीं है ये बात बताने के लिए। जैसे तुम पक्का बैग बस में नहीं छोड़े होगे, यू कैन नॉट हैव लेफ्ट योर बैग ऑन द बस। वो पक्का भी सोया नहीं होगा, यू कैन नॉट हैव स्लेप्ट नाउ, या वो पक्का भी सो नहीं रहा होगा, यू कैन नॉट बी स्लीपिंग नाउ। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है इन चार फॉर्म्स का। कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ऐसा पक्का नहीं हुआ होगा, या क्या ऐसा पक्का हो गया होगा कि कैन ही हैव रिच्ड अलीगढ़, क्या पक्का वो अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। तो कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पक्का ऐसा हो चुका होगा, पैसा ऐसा नहीं, पक्का ऐसा नहीं हुआ होगा, उसके लिए आप कैन का ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। टू एक्सप्रेस डाउट या सरप्राइज, डाउट या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जैसे अभी तक कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा, व्हाट कैन ही बी डूइंग नाउ, इट हैज बीन 2.5 hours, ही हैजंट रिटर्न्ड, वो अभी तक आया नहीं है, व्हाट कैन ही बी डूइंग नाउ, अब तक वो क्या कर रहा होगा। टू से व्हाट समबडी और समथिंग इज ऑफन लाइक, ये बताने के लिए कि कोई आदमी या कोई चीज अक्सर कैसा है, उसकी आदत, उसका स्वभाव, नेचर कैसा है, इसके लिए कैन। समटाइम्स माया कैन बी वेरी एंग्री, इसका मतलब ये है कि कभी कभी माया बहुत एंग्री हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उसकी आदत है, अक्सर ऐसा होता है कि माया क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो कोई बात, आदमी है, कोई वस्तु है, अक्सर कैसा रहता है, उसका स्वभाव बताने के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक सजेशंस, सुझाव देने के लिए, अरे तुम बस से जा सकते हो, यू कैन गो बाय बस, सजेशन देने के लिए। व्हेन एंग्री, जब आप गुस्से में हैं, टू टेल समबडी टू डू समथिंग, कोई आदमी को कहने के लिए, करने के लिए, ये करो। यू कैन शट योर माउथ अप और यू कैन गो आउट, मुंह अपना बंद कर सकते हो या यहाँ से जा सकते हो। तो गुस्से में किसी को कुछ कहने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, कुड का इस्तेमाल, तो कुड का इस्तेमाल आप कहां कहां करते हैं। तो देखिए, कुड डू, कुड बी डन, कुड हैव डन, कुड हैव बीन डन, कुड बी डूइंग, कुड हैव बीन डूइंग, इसका हिंदी मोटा मोटी में बता रहा हूं। कुड डू कर सकता था या किया, कर सका, दोनों होता है। कुड बी डन किया जा सकता था या किया जा सका। कुड हैव डन कर सकता था, कुड हैव बीन डन किया जा सकता था। कुड बी डूइंग कर रहा हो सकता है, कुड हैव बीन डूइंग कर रहा हो सकता है कुछ समय से। तो ये पॉसिबिलिटी भी बताता है कुड। क्या क्या देखते हैं, क्या क्या इस्तेमाल। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा, जनरल एबिलिटी इन द पास्ट, किसी की जनरल एबिलिटी थी पास्ट में, जैसे मेरे दादाजी 4 भाषाओं में बोलते थे, बोल सकते थे, उनकी जनरल एबिलिटी थी। तो माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक इन 4 लैंग्वेजेस, वो 6 साल की उम्र में भी साइकिल चला लेता था, उसकी जनरल एबिलिटी थी। ही कुड प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम बजा सकता था एट द एज ऑफ 6 की उम्र में। जनरल एबिलिटी थी किसी के पास में, उसके लिए आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। समथिंग वाज पॉसिबल ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, किसी खास अवसर पर कोई चीज संभव हो सका, उसके लिए आप कुड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैं वहां से भाग गया, तो मैं वहां से
भाग सका, तो इसके लिए आप ये नहीं लिखेंगे आई कुड फ्ली दैट प्लेस या आई कुड रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, नहीं, वहां पे लिखना पड़ेगा आई वॉज एबल टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, मैं उस जगह से भाग सका, या आई मैनेज्ड टू फ्रॉम दैट प्लेस, या आई मैनेज्ड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, I managed to run away from that place, उस जगह से मैं भाग सका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में सका के अर्थ में कुड का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे बी एबल टू या मैनेज्ड का इस्तेमाल होता है। सी, नोटिस, अंडरस्टैंड, इन सब वर्ब्स के साथ भी कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं देख सकता था उसको आते हुए, आई कुड सी हिम कमिंग, है ना, मैं देख सकता था उसकी सारी कार्य को, तो आई कुड नोटिस एवरीथिंग ही वाज डूइंग, है ना। समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, कोई चीज संभव था पास्ट में उसको दिखाने के लिए, कि जैसे तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प मी, उस दीवार को तोड़ा जा सकता था, दैट वॉल कुड हैव बीन ब्रोकन, है ना, तुम अंग्रेजी आसानी से सीख सकते थे, यू कुड हैव लर्नड इंग्लिश इजीली। टू आस्क फॉर परमिशन, किसी की परमिशन मांगने के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। कुड आई टेक योर वॉच, क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूँ। कुड आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। परमिशन लेने के लिए टू आस्क समबडी पोलाइटली, किसी से पोलाइटली कहना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, यानी रिक्वेस्ट करना। जैसे कुड यू गाइड मी टू दिस एड्रेस, क्या आप मुझे इस पता का रास्ता बता सकते हैं। या कुड यू बेबी सिट फॉर मी ऑन फ्राइडे, क्या शुक्रवार को आप मेरे लिए बेबी सिट कर सकते हैं, मैं घर से बाहर होऊंगा, मेरे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, वुड का भी करते हैं। टू से दैट समथिंग माइट बी पॉसिबल और समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज संभव है। जैसे टुमारो आई कुड कम, कल मैं आ सकता हूँ, ये संभव है। तो कोई चीज संभव है या संभव हो सकता है, इसके लिए है के सेंस में कुड का इस्तेमाल होता है। या गवर्नमेंट कुड ब्रिंग अ न्यू लॉ ऑन दिस, द गवर्नमेंट कुड ब्रिंग मतलब सरकार ला सकती है न्यू लॉ, एक नया कानून ऑन दिस, इसके ऊपर। टू मेक अ सजेशन देने के लिए, यू कुड ट्राई हिज होम नंबर, आप उसका घर वाला नंबर ट्राई कर सकते हैं, तो एक सजेशन है, सजेशन देने के लिए। टू शो दैट यू आर अनोयड, दिखाने के लिए आप बहुत गुस्से में हैं, दैट समबडी डिडंट डू समथिंग, कि कोई आदमी नहीं कुछ किया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, उसके बारे में गुस्से में ये दिखाने के लिए। यू कुड हैव टोल्ड मी दैट यू वुड बी लेट, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे दैट यू वुड बी लेट, कि तुम लेट होगी, तो गुस्से में आप बता रहे हैं, काहे नहीं बताया हमको। अब देखिए एक इडियोमेटिक यूज है कुड डू विद समथिंग, इसका मतलब है टू नीड और वुड लाइक टू हैव समथिंग। जैसे तुम्हारे जैसे किसी को कहना था कि शैम्पू कर लो अपने बालों में, तुम्हारा बाल बड़ा खराब लग रहा है, शैम्पू करने की जरूरत है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं योर हेयर कुड डू विद अ वॉश, योर हेयर कुड डू विद अ वॉश, मतलब एक उसको जरूरत है वॉश की। उसी तरह से मुझे कॉफी चाहिए, मेरा कॉफी लेने का मन है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई कुड डू विद अ कॉफी, आई कुड डू विद अ कॉफी मतलब ये कॉफी चलेगा। तो कुड डू विद एक इडियोमेटिक इस्तेमाल होता है इसका वर्ब के रूप में। तो कुड के ये 6 फॉर्म हो गए, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए वुड का इस्तेमाल, राइट, वुड के 6 फॉर्म। अब ये वुड का क्या हिंदी बनेगा वो मैं बता देता हूँ। वुड डू करता, वुड बी डन किया जाता, वुड हैव डन कर चुका होता, वुड हैव बीन डन किया जा चुका होता, वुड बी डूइंग कर रहा होता, वुड हैव बीन डूइंग कर रहा होता कुछ समय से, ये हिंदी मीनिंग बनेगा इसका। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, देखो भाई, विल का पास्ट फॉर्म वुड। दूसरा टू टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट दैट यू इमेजिन, आप ऐसे घटना के परिणाम के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हैं। तुम इस ड्रेस में अच्छी लगोगी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये ड्रेस पहनोगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम अच्छी लगोगी। तो इमेजिन्ड इवेंट का जो रिजल्ट होगा उसके लिए वुड लग, यू वुड लुक गुड इन दिस ड्रेस, है ना। ही वुड फील बैड, वो बुरा मान सकता है, या वो बुरा मानेगा, इमेजिन कर रहे हैं। इफ यू से दैट टू हिम, अगर ये चीज उससे कहोगे तो अगर कोई इमेजिन्ड इवेंट है और उसका रिजल्ट की बात करना है तो वुड से बात करेंगे। टू डिस्क्राइब अ पॉसिबल एक्शन और इवेंट दैट डिडंट हैपन, कोई ऐसा संभव एक्शन या घटना दैट डिडंट हैपन, जो नहीं हुआ उसको। जैसे तुम चुनाव जीत जाते, यू वुड हैव वोन द इलेक्शन, मैं उसको आसानी से हरा देता, आई वुड हैव इजीली बीटन हिम। महामारी को आराम से कंट्रोल किया जा सकता था, कर लिया जाता। तो द
epidemic would have been controlled easily by that way, उस तरीके से. So that और in order that के बाद would का इस्तेमाल है ना. जैसे कि मैं चुप हो गया ताकि उसकी बात मैं ध्यान से सुन सकूं. I kept quiet so that in order that I would be able to hear him clearly, ताकि मैं उसको clearly सुन सकूं. तो so that in order that के बाद would का इस्तेमाल. wish के बाद काश, काश तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाते. I wish you would be quiet for a minute. काश तुम इस बात को समझते. I wish you would understand this. Somebody something was not willing or refused to do something. कोई आदमी willing नहीं था, इच्छुक नहीं था या मना कर दिया कुछ करने से. अरे आज सुबह मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो इसको बोलेंगे my car would not start this morning. ठीक है, वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी. She would not show any willingness to understand my point of view. या she would not listen to me. मेरी बात ही नहीं सुन रही थी वो. तो she was unwilling थी या refused to do something. कोई चीज करने से मना कर दी, तो उसके लिए would का इस्तेमाल. To ask somebody politely to do something. किसी से politely कहना करने के लिए, मतलब request. जो अभी could में बताया था कि क्या मुझे आप इस एड्रेस पे का रास्ता बता सकते हैं. तो जैसे बोला था ना, could you guide me to this address, तो वहां would भी लगा सकते हैं. Would you guide me to this address, या would you babysit for me on Friday, क्या फ्राइडे को मेरे लिए बेबी सिट करेंगे, मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, मेरे बच्चे की देखभाल कर लेंगे. तो could और would दोनों का इस्तेमाल होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से. पोलाइट ऑफर्स या पोलाइट इन्विटेशंस, विनम्रता पूर्वक ऑफर देना या इन्विटेशन किसी को देना, उसके लिए भी आप would का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे would you like a coffee, कॉफी चलेगा, कॉफी पियेंगे. या would you like to meet my parents, क्या आप मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे. अच्छा, I would का इस्तेमाल like, verb, love, hate, prefer इन verbs के साथ अक्सर होता है will के सेंस में. मैं पेरिस जाना पसंद करूंगा. I would like to go to Paris. I would love to go to Paris. I would love to meet your parents. मैं आपके पेरेंट्स से मिलना बहुत अच्छा लगेगा मुझे. I would prefer this. मैं ये ज्यादा पसंद करूंगा. तो like, love, hate और prefer ये ऐसे verbs हैं जिनके साथ would का प्रचलन ज्यादा है, will का कम. would imagine, would say, would think, है ना. that अपना ओपिनियन देने के लिए, अपना विचार रखने के लिए. जैसे हाँ भाई श्रीकांत सर बताइए कितना टाइम लगेगा इसमें, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. तो ऐसे आई वुड इमेजिन, आई वुड से, आई वुड थिंक इट वुड टेक अराउंड 3 years, लगभग 3 साल इसमें लगेंगे. आई वुड से ही वाज अराउंड 50. आई वुड से मतलब मेरे हिसाब से ही वाज अराउंड 50, वो लगभग 50 का था. तो आई वुड से, आई वुड इमेजिन, आई वुड थिंक, ये अपना ओपिनियन देने का एक तरीका है. तो वुड का इस्तेमाल इन वर्ब्स के साथ इमेजिन, से, थिंक करते हैं जब आप ओपिनियन, अपना राय अपनी व्यक्त करते हैं. आई वुड, अब देखिए मेरा जो स्टूडेंट है ना, हिंदुस्तान के का टीचर है, टीचर, बेस्ट टीचर्स. अगर मेरा स्टूडेंट है, सिंसियरली उसने कोर्स फॉलो कर लिया, तो टीचर्स को पढ़ा सकता है. और इंग्लिश में महाशक्तिशाली, दुनिया का कोई भी एग्जाम है वो आराम से क्वालिफाई करेगा. ठीक है, अगर सिंसियरली उसने फॉलो किया. और इंग्लिश है बहुत आसान, आप देखते रहिए 15 दिन में कैसे इंग्लिश आप पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे. और ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी ये पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, नहीं. मैंने आपको ये फॉर्म एक का बता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी बता रहे हैं और आपको तरीका भी बता रहे हैं कि डिक्शनरी में जाके और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि मैं हवाई करके चल रहा हूँ, नहीं. आप इसका डिक्शनरी में जाके प्रैक्टिस करेंगे. डिक्शनरी खोलो तो सही, है ना, कि खोलबे नहीं करोगे. डिक्शनरी नहीं खोलोगे, सर ने कहा था तो कम डिक्शनरी खोलो, देखो उसमें वुड, कुड, कैन क्या ऐसे लिखा हुआ है, देखोगे सब लिखा हुआ है. और वहां से प्रैक्टिस करोगे, 13-14 आराम से आ जाएगा. धर करके प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, और एक तरीका मिल जाएगा पढ़ने का. वो ऐसे फिनाइट वर्ब की प्रैक्टिस तो ऐसे कर सकते हैं. तो फिनाइट वर्ब की प्रैक्टिस में हम ये नहीं करें कि 2 घंटे में आप पूरा फिनाइट वर्ब की प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा फिनाइट वर्ब मास्टर कर लोगे. लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, सबके बारे में चर्चा कर दूंगा, एग्जाम्पल सेंटेंसेस जैसे दे रहा हूँ दे दूंगा. और आप जब खुद से 1-2 बार उसको देखेंगे तो फिनाइट वर्ब आपका भी क्लियर हो जाएगा अपने आप. ठीक है, चलिए. तो आई वुड गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए आई वुड करके बोलते हैं. जैसे आई वुड गो बाय बस, जैसे मैं तो बस से जाता. किसी को अगर एडवाइस देना हो तो ऐसे भी अप्रत्यक्ष तरीका, इनडायरेक्ट वे है सजेशन देने का. आई वुड गो बाय बस, आई वुड गो बाय बस मतलब मैं बस से जाता, यानी तुम भी बस से जाओ, ये सजेशन है उसको. ठीक है, ऑलराइट. थिंग्स दैट ऑफन हैपेंड इन द पास्ट, चीजें जो अक्सर होती थी पास्ट में.
तो चीजें जो पास्ट में होती थी उसके लिए भी आप वुड का, जैसे सुबह 5 बजे उठ जाते थे तो ही वुड वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वो रोज शाम को मंदिर जाते थे, ही वुड गो टू टेम्पल डेली इन द इवनिंग। ठीक है, तो वुड दैट का स्ट्रॉन्ग विश, कोई स्ट्रॉन्ग विश, चाहत, काश आप मेरे स्टूडेंट होते, वुड दैट यू आर माई स्टूडेंट, काश मैं आपको 2 महीना पढ़ाता, मेरे पास 2 महीने का टाइम होता, वुड दैट आई हैड 2 months ऑफ टाइम टू टीच यू। तो वुड का ये भी इस्तेमाल है। अब देखिए ये इस्तेमाल, आई वुड रादर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, आई वुड रादर कम विथ यू। आई वुड रादर कम विथ यू का मतलब मैं तुम्हारे साथ आना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड रादर डू देन डू, अब देखिए इसका, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा बजाय उससे हेल्प लेने के, अब इस तरह के सेंटेंसेस को, तो मैं भूखा रहना पसंद करूंगा बजाय उससे हेल्प लेने के, तो आप इसको बोलेंगे कि आई वुड रादर या आई वुड सूनर। ये सूनर या रादर क्या है, एडवर्ब है। तो आई वुड रादर भूखा रहना पसंद करूंगा, गो हंग्री, तो आई वुड रादर गो हंग्री मतलब मैं भूखा रहना ज्यादा पसंद करूंगा देन टेक या टेकिंग, दोनों लिख सकते हैं, देन टेक या टेकिंग हिज हेल्प, उसका सहायता लेने के बजाय, हिज हेल्प। ठीक है, तो वुड रादर वुड सूनर का इस्तेमाल इस तरह के सेंटेंसेस में। हैड बेटर का इस्तेमाल, हैड बेटर इसका मतलब होता है शुड का, शुड चाहिए वाला सेंस होता है, हैड बेटर डू का मतलब, जैसे तुम्हें अब स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए तो आप इसको बोल सकते हैं कि यू शुड लीव, तुम्हें निकल जाना चाहिए फॉर द स्टेशन, स्टेशन के लिए नाउ, अभी। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यू हैड बेटर लीव, शुड की जगह आप लिख सकते हैं यू हैड बेटर लीव, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर का मतलब होता है यू शुड, तो यू हैड बेटर लीव फॉर द स्टेशन नाउ। देखिए कई लोग बोलते हैं यू बेटर लीव गलत है, यू हैड बेटर लीव होता है। आप फिल्मों में सुने होंगे तो आपको लगता है बोलते हैं यू बेटर गो नहीं बोलता है, इसको बोलता है यूड बेटर गो, शॉर्ट में ऐसे यूड ऐसे, वो हैड है तो हैड इतनी जल्दी बोल देता है कि आपको समझ में नहीं आता, यूड बेटर गो, यूड बेटर लीव, तो डी बोल रहा है, हैड बोल रहा है, लेकिन वो जल्दी बोल रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यू हैड बेटर लीव फॉर द स्टेशन नाउ, आपको बेहतर हुआ कि आप स्टेशन के लिए क्या है, निकल जाएं। तो अनु यादव कह रहे हैं आई वुड रादर बीइंग हंग्री, क्या कहां से आ गया आई वुड रादर बीइंग हंग्री, ये हमने कहां से पढ़ा है, क्या मतलब क्या चीज है ये आई वुड रादर बीइंग हंग्री, फिनाइट वर्ब्स की प्रैक्टिस ही नहीं है। और सामने मैं लिखा हूं यहाँ पे कि ये क्या लिखा है, आई वुड रादर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, तो वर्ब का एनजी फॉर्म कहां घुसा दिया, देन के बाद आ सकते हैं वर्ब का एनजी फॉर्म। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए नीड मेन वर्ब भी होता है, नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे मैं यू नीड टू रिवाइज द लेक्चर्स। देखिए यहां मेन वर्ब है, ये आपको जरूरी है रिवाइज करना लेक्चर्स को, है ना। यू डू नॉट नीड टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। लेकिन नीड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो जब नीड हेल्पिंग वर्ब में होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल इसका नहीं होता, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। जब क्या हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल इसका नहीं होता है नीड का, जब हेल्पिंग वर्ब होता है। किसमें होता है, नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे क्या अर्थ बनता है मैं वो बता दूं। नीड डू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होगा, तो चलिए नॉट लेके चलते हैं कि नीड नॉट डू करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी डन किए जाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट हैव डन करने की जरूरत नहीं थी, नीड नॉट हैव बीन डन किए जाने की जरूरत नहीं थी, नीड नॉट बी डूइंग कर रहे होने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट हैव बीन डूइंग कर रहे होने की जरूरत नहीं है इतने समय से। ठीक,
तो इसका इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में टू से, ये कहने के लिए है, टू एक्सप्रेस द नीड ऑफ एन एक्शन, व्यक्त करने के लिए कि किसी एक्शन की जरूरत है या जरूरत थी, ये बताने के लिए नीड का इस्तेमाल। जैसे आपको पानी देने की जरूरत नहीं थी पौधों को, यू डिड नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। आपको पुलिस के पास आने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट हैव गॉन टू द पुलिस, है ना। इस दीवार को तोड़े जाने की जरूरत नहीं थी, दिस वॉल डिड नॉट हैव बीन डेमोलिश्ड। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डिड नॉट वरी। ठीक है, तो नीड का ये है। यूज्ड टू, देखिए एक यूज्ड होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है किसी चीज का आदि। जैसे आई एम यूज्ड, ये एडजेक्टिव है, मैं आदी हूं। आई एम यूज्ड टू दिस, मैं इस चीज का आदी हूं, मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग, मुझे जुआ खेलने की आदत है। आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस, मुझे इसको करने की आदत है। यूज्ड एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का एनजी फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो आई एम यूज्ड टू दिस, आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस, ये आगे पढ़ाएंगे आपको कि प्रीपोजिशन के बाद कैसे वर्ब का एनजी फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो मैं आदी हूं इस चीज का, या मैं आदी हूं जुआ खेलने का, या आई एम आदी हूं इस चीज को करने का। तो यहाँ यूज्ड क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, जब यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब होता है तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या अर्थ होता है, टू टॉक अबाउट थिंग्स, ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए दैट ऑफन हैपेंड इन द पास्ट, जो अक्सर होता था पास्ट में, उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो हमेशा हिंदी में बोलते थे, ही यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी, वो हर आदमी से मुस्कुरा के बात करते थे। ही यूज्ड टू टॉक टू एवरीबॉडी विद अ स्माइलिंग फेस, है ना। वो रोज सवेरे गंगा नहाया करते थे। ही यूज्ड टू टेक अ डिप इन द गैंजेस एवरी मॉर्निंग, राइट। तो यूज्ड टू डू, यूज्ड टू बी डन का इस्तेमाल, या हर संडे को कीर्तन आयोजित किया जाता था, तो एवरी संडे दिस कीर्तन यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो पास्ट में जो एक अक्सर हुआ करता था उसके लिए। ठीक है, तो अब देखिए डेयर, डेयर का इस्तेमाल। अब डेयर क्या है, मेन वर्ब भी है। जब डेयर मेन वर्ब है तो उसके साथ आप इन्फिनेटिव उसके बाद आता है। डेयर जब मेन वर्ब है, यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ डेयर मेन वर्ब है। डेयर मतलब होता है साहस करना। आई डू नॉट डेयर, मैं साहस नहीं करता हूं टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का, टू आस्क हिम क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछने का। या माया डज नॉट डेयर, माया डज नॉट डेयर टू गो टू द प्रिंसिपल, माया डज नॉट डेयर, माया साहस नहीं करती है टू गो टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर के पास जाने का। तो डेयर मेन वर्ब भी है। ठीक है, उसने मुझसे बात करने का साहस नहीं किया, तो शी डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी। तो डेयर वहां मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, साहस करना। अक्सर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इस तरह का एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे वो सवाल करने से डरती नहीं है, या सवाल करने से नहीं डरती है, यानी सवाल करने का साहस करती है। तो सवाल करने का साहस करती है, अफर्मेटिव सेंटेंस जब अक्सर होता है ना, तो ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं कि शी इज नॉट अफ्रेड टू आस्क मी क्वेश्चंस, शी वाज नॉट अफ्रेड टू आस्क मी क्वेश्चंस। ये मेन वर्ब के रूप में जब डेयर इस्तेमाल होता है तो उसके बाद टू डू इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं डेयर डू, डेयर नॉट डू। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, डेयर डू या डेयर नॉट डू ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका अर्थ है हिम्मत नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, या इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलें कि हिम्मत मत करो, डेयर डू दैट। हेल्प, अभी इंपेरेटिव सेंटेंस की बात मत करिए, आप नॉर्मल सेंटेंस में आप डिक्शनरी में देखिएगा डेयर का इस्तेमाल,
जब हेल्पिंग वर्ब होता है डेयरंट डू, डेयर नॉट डू, डेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो हिम्मत नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे ही डेयर नॉट आस्क मी क्वेश्चंस, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की या नहीं करता है। माया डेयर नॉट गो टू द प्रिंसिपल, माया डेयर नॉट गो मतलब प्रिंसिपल के पास जाने की हिम्मत नहीं करती है। यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए डेयर्ड नॉट, ये बड़ा ही अजीब है, जैसे कि यूज्ड है ना, यूज्ड टू, उसी तरह से ये भी एक अजीब फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब है, लगा है उसमें पास्ट फॉर्म डेयर्ड, और ये पास्ट चीज बताता है, पास्ट में किसी की हिम्मत की बात करता है कि ही डेयर्ड नॉट टॉक टू एनीबडी, वो किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। डेयर टू बी डिफरेंट, यहां तो ये मेन वर्ब है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। डेयर टू बी डिफरेंस, डिफरेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस। डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर मतलब साहस करो, टू बी डिफरेंट अलग होने का, अलग दिखने का। डोंट यू डेयर, ये इडियम है। डोंट यू डेयर से ये भी एक इडियोमेटिक इस्तेमाल है, इसका यूज है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर शी, ये भी इडियोमेटिक इस्तेमाल है। आई डेयर से ये भी इडियोमेटिक इस्तेमाल है। अब कहाँ इस्तेमाल होता है मैं बता देता हूँ इसका सिर्फ। तो डोंट यू डेयर मतलब हिम्मत भी मत करना। जैसे किसी ने कहा सर मैं ना आज जल्दी क्लास से चला जाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं डोंट यू डेयर, हिम्मत मत करना। या डोंट यू डेयर से दैट टू मी, ऐसा कहने की हिम्मत मत करना मुझे। या डोंट यू डेयर शो दैट टू मी, मुझे उसको दिखाने की हिम्मत मत करना, मतलब दिखाना मत, बहुत मारेंगे तुमको, ऐसा। हाउ डेयर यू या हाउ डेयर शी, उसके बाद वर्ब का उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ऐसा बोल दिया। हाउ डेयर शी से दैट टू मी, या हाउ डेयर ही से दैट टू मी, या हाउ डेयर ही से दैट टू हिज फादर और टीचर और मदर, उसकी हिम्मत कैसे कि अपने माँ से या पिता से या शिक्षक से ऐसे बात करता है, ठीक है। सो हाउ डेयर यू टॉक टू योर टीचर लाइक दैट, या हाउ डेयर यू टॉक टू योर मदर लाइक दैट। आई डेयर से, तो आई डेयर से का मतलब क्या है, व्हेन यू आर सेइंग दैट समथिंग इज प्रोबेबल, जब आप ये कह रहे हैं कि समथिंग इज प्रोबेबल, कोई चीज संभव है, तो एक कहने का तरीका है आई डेयर से, मेरे हिसाब से, या मैं कहने का साथ मतलब मेरे हिसाब से आज बारिश होगी, तो आई डेयर से इट मे रेन टुडे, या इट विल रेन टुडे। तो आई डेयर से जब आप कोई चीज प्रोबेबल है, संभावित है, कहना चाहते हैं, तो उसके पहले आई डेयर से कहने का एक तरीका है, ठीक है। एक डेयर का अर्थ होता है मेन वर्ब के रूप में किसी को चैलेंज करना, चुनौती देना। मैं तुमको चुनौती देता हूं कि जाओ और उसको छू कर आओ। आई डेयर यू टू गो एंड टच दैट, मैं तुमको चुनौती देता हूं, डेयर देता हूं कि तुम जाओ प्रिंसिपल साहब का पेन लेकर आओ। आई डेयर यू टू ब्रिंग द प्रिंसिपल्स पेन, ठीक है। तो डेयर का मतलब चैलेंज करना, चुनौती देना भी होता है। तो बाकी डेयर का कैसे इस्तेमाल होता है, इसके लिए वही ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स सीरीज देख लो, बाकी हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। तो आज मैंने फिनाइट वर्ब के कितने हैं 60-70 फॉर्म्स जो भी हैं वो बताए, बाकी 50 फॉर्म कल है, और कल वाले फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल जब फिनाइट वर्ब के हम लोग 50 फॉर्म पढ़ लेंगे, तो फिनाइट वर्ब के 100+ फॉर्म्स की आपको क्या हो जाएगी, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको आप जाके और डिक्शनरी डाउनलोड करके और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे 5 मिनट बात कर लेते हैं, बताइए कोई बात हो तो बताइए। माई फ्रेंड्स डेयर्ड नॉट टू चेज मी, शंकर कुमार घोष, दैट्स रॉन्ग। जब आपने ये बोला ना कि माई फ्रेंड्स डेयर्ड नॉट, तो टू चेज नहीं होगा ना, वहां हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेयर्ड नॉट चेज मी, टू नहीं होगा वहां पे, ठीक है। चलिए बताइए, और कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे, तो अगर इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज गो अहेड, है ना। कोई बात नहीं है, बंद किया जाए सेशन। देवेश राज कह रहे हैं इसका पीडीएफ मिलेगा, हाँ पीडीएफ मिलेगा, मैं पीडीएफ इसका शेयर करूंगा। अभी मैं श्रीकांत इंग्लिश सर्किल पे
इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सब शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, इस वाले पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। बबीता दुबे, आई डेयर नॉट गो माई फादर, ये गड़बड़ है ना, गो माई फादर नहीं होता, गो टू माई फादर। आई डेयर नॉट गो टू माई फादर, आई डेयर नॉट टॉक टू माई फादर, मैं अपने पिता से बातचीत करने की हिम्मत नहीं करती हूँ। ऐसे डेयर नॉट के बाद टू नहीं आएगा महाराज। चौधरी सूरज पूछ रहे हैं ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा? जब से सरकार अलाउ कर देगा तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा। अर्णव वर्मा कह रहे हैं सर एक बार में बहुत ज्यादा फॉर्म हो गया, 15-20 दिन में इंग्लिश खत्म करना है महाराज समझो। तो ये पेड बैच तो है नहीं कि 40 दिन तक पढ़ाते हैं इसको, कि 40 दिन तक पढ़ाएं आपको आराम आराम से सब चीज समझा के। कुमार एम कह रहे हैं कि मेरा कमेंट देख लीजिए, कमेंट लिखो, कमेंट देख लीजिए, हम ढूंढने नहीं जाएंगे अब इतने में, फिर से कमेंट लिखो तो दिखेगा। रोमित राज कह रहे हैं सर आपका न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच चल रहा है भाई, उसमें एडमिशन लो, अभी लाइव बैच न्यू चल रहा है, डू नॉट वेट। प्रैक्टिस बैच भी ऑलरेडी है वीओडी, उस प्रैक्टिस बैच के लिए कहीं जाना नहीं है, वो 5000 बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं लोग, अलग अलग क्वेश्चन पूछे मॉक वॉक से, सब सॉल्व कराए हैं उसमें। तो प्रैक्टिस के लिए भी वीओडी ले लीजिएगा, ठीक है। और अभी लाइव बैच चल रहा है, उसको ले लीजिए, उसमें 18 वीडियोस हो जाएंगे, 18 क्लास पढ़ाए हैं, तो ऐसा नहीं आप पीछे से पढ़ते हुए आ सकते। वो डिक्शनरी कहाँ से डाउनलोड करें? यही टेलीग्राम चैनल है श्रीकांत इंग्लिश सर्कल, इसी पे मैं डिक्शनरी का लिंक शेयर किया हूं, आप जाके देख सकते हैं। पर्वत दत्ता, सर होल कोर्स कैसे रिवीजन करें? ये रिवीजन ही तो हो रहा है महाराज, इससे बढ़िया क्या रिवीजन होगा यार, हैं? आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग हियर। बाकी रिवीजन के लिए पीडीएफ है, पीडीएफ लेकर और उसको रिवाइज करिए, प्रिंट कर लीजिए पीडीएफ का, जहां जहां नहीं समझ में आता हो जाके वीडियो देख लीजिए। आपका न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच आया है, अभी 17-18 क्लास हुए हैं, उसको कर लीजिए, नया बैच ये। देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। बीकी केवट, यू आर ईगोइस्ट, आप घमंडी हैं, दैट्स ट्रू, इसमें कोई दो राय नहीं, घमंडी तो हैं हम। चलिए, तो आपने एक अच्छाई नहीं बताई पर एक बुराई जरूर बता दी, तो बिना पैसे के दिए हुए काउंसलर हैं आप, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जिंदगी में। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आप अगर 100 अच्छा काम करेंगे तो कभी आके ये नहीं कहेंगे कि आपने ये अच्छा किया, आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही एक काम आपने बुरा किया तो अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं कि उछल के आएंगे और आपको बताएंगे ए तुमने ये गलत किया, तुम बहुत बुरे आदमी हो। दुनिया ऐसी ही है, लफाजों का ये शहर है दुनिया। तो अच्छा काम किया, वैसे मेरे लिए तो आपने अच्छा किया कि आपने ये बताया कि मैं इगोइस्ट हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, एरोगेंट, अच्छा है, दैट्स गुड। बिक्की केवट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए महाराज जी। सर क्लास 21 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो 30 डेज में भी कंप्लीट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कुमार एम, 21 दिन में कंप्लीट करना है मतलब करना है, कह दिया तो कह दिया, और अच्छे से करना है, अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ रेस में दौड़ा रहे हैं आपको, रेस में नहीं दौड़ाएं, ठीक है। और बताइए और क्या है? और भैया सर एंड कौन सा क्लॉज कंपोनेंट है सर? रामचंद्र, अरे यार एंड तो कंजंक्शन है, ये वर्ड है, वर्ड कंजंक्शन वर्ड है एंड, ये क्लॉज कंपोनेंट थोड़ी है, एंड कंजंक्शन है, ये क्लॉज कंपोनेंट नहीं है, कनेक्टर है, जोड़ता है, इधर मेन क्लॉज को, इधर मेन क्लॉज को, एंड और बट ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मजा आ रहा है ना? देखो भाई 10 बजे एग्जामों वाला सेशन, मैं वो वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा ना, 1500 पढ़ा रहा हूं जो पक्का टीयर 1 में उसी से पूछेगा, याद रखिएगा। तो 10 बजे वाला एग्जामों का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। अब पूरा ग्रामर यहाँ खत्म कर रहे हैं हम लोग टीयर 1 के पहले 21 दिन में 2 बजे, तो आइएगा।
और दूसरों को भी लेके आइएगा। आज संख्या बल थोड़ा कम था, संख्या बल कम होता है तो सच बताएं डिमोटिवेशन होता है, तो थोड़ा लोगों को बुला के ले आइए और बताइए कि पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये जो इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका है, ये जो पेडागोजिकल स्टाइल है मेरा, जो इस तरह इंग्लिश को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, एक मैजिक है। इट्स प्योर मैजिक। हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, पूरी दुनिया में बता रहे हैं, इससे बेहतरीन, इससे ज़्यादा इफेक्टिव कोई तरीका नहीं इंग्लिश सिखाने का। ठीक है, ये शेयर मैजिक है। तो लोगों को बताइए, लोगों को कहिए भी कि आए और इसका फायदा उठा के जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका सजेशन मैं पढ़ता हूँ, अच्छे अच्छे सजेशंस आपके आ रहे हैं, सजेशन दीजिएगा।